नमस्कार, मेरा नाम है विकास सोनी। एक बिल्कुल नया चैनल आज मैंने शुरू किया है जिसमें हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र तय किया है। ये सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो अपनी मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और वैसे जनरली आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू या उनका पॉडकास्ट देखा होगा, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, और कोई बॉलीवुड के एक्टर हुए, कोई क्रिकेटर्स हुए, और कोई अदर एक्टिविटीज़ वाले पर्सन हुए जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या आपको पता है कि हमारे आसपास में से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं? शायद आपको नहीं पता। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। आज हम ऐसी ही एक कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे सामने बैठे हैं अफजल हुसैन। नमस्कार। मूलतः ये राजस्थान नागौर शहर से बिलोंग करते हैं और आप पिछले 7-8 सालों से यूट्यूब पे निरंतर सक्रिय हैं। आप टैली का कोर्स चलाते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। आज अफजल भाई के मुंह से हम सुनना चाहते हैं उनकी पूरी कहानी, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे ये मुकाम हासिल किया। तो अफजल सर, आप हमें बताइए कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। आज आपका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं आपके पास में। आप अपनी दास्तां बयां करें। सबसे पहले तो विकास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी लाइफ स्टोरी उसको भी बताने का एक मौका दिया, क्योंकि हम किसी ना किसी की लाइफ से इंस्पायर होते हैं तब भी जाकर के हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और मैं भी चाह रहा था कि मैं अपनी स्टोरी किसी के साथ में शेयर करूं, आपने ये मौका मुझे आज दिया जी। सो बेसिकली तो अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चलें तो बंदे में खुद में भी कुछ क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। सो 6th-7th स्टैंडर्ड से मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक था जी। तो कंप्यूटर में तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है, कंप्यूटर सीखने में, नई नई चीज़ें सीखने में। तो 6th-7th स्टैंडर्ड से ही मैंने कंप्यूटर सीखना वगैरह शुरू कर दिया था। बहुत अच्छे। कंप्यूटर मुझे इंटरेस्ट था तो मैं धीरे धीरे जितना मुझे आता था मैंने सीखा। और फिर उसके बाद में मेरे अगर स्कूल स्टैंडर्ड की बात करें तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास या जो भी स्कूल स्टैंडर्ड है उसमें मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट ही आता था। क्या बात, ये मेरा ये मेरा स्टैंडर्ड रहा है स्कूल का। आफ्टर दैट जब मैं 10th क्लास से निकला तो हमारी स्कूल तो 10th तक थी, उसके बाद में हमने स्कूल चेंज करनी पड़ी जी। लेकिन 10th के बाद में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो मेरा स्टैंडर्ड था, जो मेरे ग्रेड्स थे, जो मेरे मार्क्स थे वो कम्प्लीटली डाउनफॉल पे आ गए। ओके ओके। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हम बैकवर्ड क्लास से आते हैं। होता है सर। हाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। एक्चुअल में जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं अगर उनको आप देखेंगे तो वो बैकवर्ड क्लास से ही। तो उसके बाद में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से 11th और 12th और बैक टू बैक आगे ग्रेजुएशन तक मेरे जो मार्क्स जो हैं वो डाउन होते गए जी। और 10th के बाद में मैंने एक तरीके से अपना काम जो है वो संभाल लिया था। कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो लाइन जो है वो फैमिली जो लाइन थी, वर्किंग लाइन, उसको चेंज करके सबसे पहले मैंने कृषि उपज मंडी समिति जो हमारे नागौर में ही है वहाँ पर मैंने काम स्टार्ट किया, जहाँ पर 3000 रुपये महीने का मिलता था। जो कि बहुत कम है देखा जाए तो। और शुरू तो मैंने जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा मतलब एक आपने बताया कि इस लाइन में कोई नहीं थे, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि भी फैमिली में कोई इसके बारे में ऑब्जेक्शन करेंगे, वो कहेंगे क्या लेके बैठ गया, कंप्यूटर वगैरह कुछ दिमाग है नहीं, जो अपना पुश्तनी काम चल रहा है, परंपरागत चल रहा है, उसी को फॉलो कर लेते हैं, इसमें आने की कहाँ ज़रूरत है? ऐसा कुछ कभी हुआ होगा आपके साथ? ऐसा हुआ नहीं। उसकी होने की वजह ये थी कि जो हमारा फैमिली बिजनेस है जी, वो हमारे परिवार वाले या आस पड़ोस वाले वो सब जानते हैं कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप ग्रो कर सकते हैं या बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं जी। तो मेरे फादर ने भी इस कभी हमें इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई आप यही काम करो, क्यों आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हो, उसमें क्या। क्योंकि फादर जानते थे कि ये तो एक अच्छी लाइन है, यहाँ पर जाओगे तो ग्रो करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा बिजनेस था वो इतना नहीं था कि भाई आपको कुछ बहुत बड़ा हिस्से में मिल जाएगा। तो जैसे और ऐसा नहीं है कि मैंने वो काम किया नहीं, फैमिली बिजनेस वाला भी मैंने काम किया है। हमारा वैसे फैमिली बिजनेस जो होता है वो लोहार का काम होता है, जिसमें हथौड़ा चलाते हैं। हाँ। दिन भर पसीना बहाना, वो भी मैंने किया है। बहुत मेहनत का काम होता है। मेहनत का काम था, मैंने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। तो जैसे एक चीज़ आपने अभी बताई थी कि जैसे आप स्कूल में भी टॉपर रहे हैं, अपनी क्लास के अंदर आप टॉपर रहे हैं, तो कभी आपको ये नहीं आया कि भाई मैं किसी अच्छी कोई कंपनी के अंदर नौकरी करूं,
आपको नौकरी करना और बिजनेस करना, इन दोनों में से बेटर लगा कि भी मैं खुद का ऐसा कुछ आगे काम वाम करूँ? इसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअल में इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, हमारी फैमिली जो बिलोंग करती है वो बैकवर्ड फैमिली है। जी। तो हमारे स्टडी में केवल कहा जाए तो इतना ही रोल होता है कि भाई हम पढ़ लिख करके कुछ अच्छे आदमी बन जाएं। हाँ, एक ठीक होता है ठाक पढ़ाई का लेवल हो जाए, एक पढ़ाई का लेवल हो जाए। जी। और विजन तो उनका होता है जिनके पास में, मान लीजिए कि जिनके माँ बाप समृद्ध हैं पैसों में, तो वो ये देखते हैं कि भाई नहीं, बच्चे को एमबीबीएस करवाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो उनकी फीस भी लगती है 50-50, 60-60 लाख रुपए। तो हमने तो कभी इतने रुपयों के बारे में सुना भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो एक तरीके से हमारी जो पढ़ाई थी वो तो हमें एजुकेट करने के लिए कि कुछ हो जाए, एक बेसिक लेवल आपको चाहिए था कि ठीक है, एक प्लेटफॉर्म आपने को मिल गया, 10th पास कर लिया, 12th कर लिया, ऐसा कुछ ऐसा था। और प्लस हमारी फैमिली में इतनी थिंकिंग भी नहीं थी कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईआईटी में भेजना है, ऐसा कुछ। उसकी वजह होती है कि खुद भी एक तो माता पिता जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, प्लस दूसरा बैकवर्ड फैमिली। और जनरली मैंने देखा भी है कि जैसे जो छोटे शहर की जो पब्लिक वगैरह होती है, उनका एक मेंटली वो इस तरीके से प्रिपेयर रहते हैं कि अपने बच्चों को वही काम करवाना है जो वो खुद करके आए हैं। उनको नहीं लगता कि जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो। तो उसके आगे आप बता रहे थे। मैंने जब इसके बाद में 12th क्लास में भी जब मेरे डाउनफॉल आता गया, मैंने काम जो है उसको पकड़ लिया था और कृषि उपज मंडी समिति में 3000 रुपये मंथली में मैंने काम शुरू किया। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो मैं अच्छा काम कर रहा था कंप्यूटर में। लेकिन सफिशिएंट नहीं थी सैलरी, ऑब्वियसली नहीं होगी। हाँ, ग्रो तो करना ही था। तो उसके बाद में मैंने अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको बोल करके रखा था कि कहीं पर भी कोई भी काम हो तो मुझे बताना, मुझे इच्छा है काम करने की कंप्यूटर का। तो उसके बाद में मेरा कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक 2 व्हीलर एजेंसी के अंदर जी, जो कि मारवाड़ मोटर्स नाम से थी, महिंद्रा की 2 व्हीलर शुरू हुई थी। ओके। तो नई नई एजेंसी लगी थी, उन्होंने मुझे वहाँ पर याद किया और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैं वहाँ पर जॉब शुरू किया। तो 3000 रुपये मेरी कृषि मंडी में सैलरी थी, तो मैंने वहाँ पर 4000 रुपये से शुरू किया था। तो 4000 रुपये से मैंने काम शुरू किया, जहाँ तक मेरे को पता है। ये लगभग कितने साल पहले की बात है? ये है सन 2012 या 13 की बात है। क्या बात है। सन 2012-13, यानी आज से अगर 10-11 साल पहले। और काम तो मैंने ये समझ लीजिए इतनी छोटी उम्र में काम शुरू कर ही दिया था मैंने। दोस्तों, 10 साल पहले की जो स्टोरी शुरू हुई थी, जो एक 10th 12th पढ़ा हुआ लड़का बाहर निकला है घर से कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसकी पूरी यात्रा आज हम जानेंगे। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, यहीं पे बैठे रहिएगा, पूरा विस्तार से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस स्टोरी में, क्योंकि आज इन्होंने बहुत एक अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है और हम सारे वो राज भी जानेंगे, वो टिक्स ये अपने साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बंदे रहिए इस चैनल के ऊपर, आप कहीं जाना मत आप, ठीक है जी सर, चलते रहिए आप। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जहाँ तक मुझे पता है, लगा तो मैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर था। ओके। अब वहाँ से मेरी धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हो गई। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, और आप सभी से मैं यही कहूँगा कि किसी भी काम को आप छोटा मत समझिए जी, सैलरी को कम मत समझिए। एक बार में आपको कोई भी 40,000 50,000 रुपये सैलरी नहीं देगा। सैलरी आपकी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होगी। अब मैं लगा वहाँ पर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी थी। वहाँ पर मैनेजर भी नहीं था, वहाँ पर देखा जाए तो सफाई करने वाला भी नहीं था। तो अब यहाँ पर मैं एक मोटिवेशनल पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा जी, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने वहाँ पर चपरासी से लेकर के मैनेजर तक का भी काम किया है। क्या बात है, शानदार। तो वहाँ पर 2 व्हीलर एजेंसी में हमने, क्योंकि हम 4-5 का स्टाफ की वहाँ पर कमी थी, नई नई एजेंसी थी, एक्सपीरियंस नहीं था। जिन्होंने एजेंसी लगाई उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये समझ लीजिए कि बस शुरुआत हो गई। तो चपरासी का काम, यानी ये कह सकते हैं कि हमने गटर भी साफ़ किया है, और मैनेजर का काम हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हमने, ये समझ लीजिए, पूरा मैनेजमेंट का काम भी वहाँ पर किया है। नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पर भी अगर अपन जॉब करते हैं और मान लीजिए आपकी सैलरी वहाँ पर 10,000 रुपये है, तो आम आदमी की फितरत यही रहती है कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो 10,000 तक का ही काम करना है। और इवन वो 9,000 का ही काम करता है, वो सोचता है कि मुझे मिल इतना रहा है तो मैं इसे आगे क्यों करूँ। लेकिन इनकी इस बात से मैं इसलिए सहमत हूँ। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं पर 3,000 या 5,000 रुपये भी मिल रहे हैं और अगर आप उसको 7-8 हज़ार का काम करके दे रहे हो, इसका मतलब आप खुद प्रोग्रेस की लाइन पे जा रहे हो।
और वो चाहे देखे नहीं देखे उस कंपनी वाला बंदा, वो कुदरत तो आपको देख रही है, वो ईश्वर तो आपको देख ही रहा है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपने आप पैदा करता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। ये चीज़ है, 5,000 का आपको सैलरी मिल रही है 5,000 रुपये की, लेकिन आप काम करके दे रहे हो उसको 7-8 हज़ार का। इन्होंने बताया कि ये चपरासी से लेकर मैनेजर तक की सारी भूमिकाएं इन्होंने निभाई है। इसका मतलब इनके अंदर हाई पोटेंशियल थी उसी टाइम, और आज देख लीजिए उसी का नतीजा है कि ये आपके सामने बैठे हैं और आज अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, और मेरा खुद का ये सौभाग्य है कि मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए कि आप अगर कहीं पर चपरासी का काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में किसी भी जहाँ पर भी आप काम करने जाओगे तो उसके प्रति आपके एक सम्मान रहेगा कि नहीं, मुझे इनका हर काम करना है। एज ए फैमिली बिजनेस ही आप उसको मानोगे। चाहे अगर कहीं पर सफाई करनी पड़े तो सफाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे। और अगर आपने काम कंप्यूटर ऑपरेटर का लिया है लेकिन आपके पास में वर्कलोड दूसरे काम का आ जाता है, तो इससे एक्सपीरियंस आपको ही मिलेगा, इससे फ़ायदा है आपको ही होगा। अगर आप उसका अदर देन जिस काम के लिए आपको रखा है उसके अलावा आपको कोई काम करना पड़ जाए तो उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली आपको ही मिलने वाला है, भले ही उसके सैलरी आपको मिले या ना मिले। ये तो वो वाली बात होगी कि मैथ्स पढ़ने के लिए ट्यूशन जा रहे हैं और हिंदी इंग्लिश साथ में फ्री मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम सही बात है। तो उसी का नतीजा था कि मैं बहुत कम टाइम में 6 या 7 महीने के अंदर मेरी सैलरी 4,000 से बढ़ करके 8,000 रुपये हो गई थी। सीधी डबल हो गई आपकी, सीधी डबल हो गई। क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लिया था जहाँ पर मैं काम कर रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया था कि बंदा मेरे काम का है, बिल्कुल सारे काम कर रहा है। और कोई भी और एक मैनेजर अगर वो वहाँ पर मैनेजर रखते हैं तो उसको कम से कम 20,000 रुपये सैलरी तो देनी पड़ती है। तो मुझे 8,000 रुपये देने में उनको, और वैसे भी कहीं पर भी अगर अपन सर्विस कर रहे होते हैं और अगर आप वहाँ पर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके दिखाते हो तो पक्का वो जो जिसने आपको वहाँ पे एज एम्प्लॉय के तौर पर रखा है वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, बांध के रखेगा और आपकी जैसी आपकी नीड्स होगी उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी भी बढ़ाएगा, इंक्रीज भी करेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया जी। फिर यूट्यूब पे आपने कैसे शुरू किया? यूट्यूब की जर्नी अभी थोड़ी सी आगे है। अच्छा। फिर उसके बाद में हुआ ये कि फिर काफ़ी लंबे टाइम मैं काम करता रहा। मैंने वहाँ पर 2 साल तक काम किया था। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी सैलरी 4,000 से बढ़ करके 8,000 रुपये हो गई। 2-2.5 साल मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन बाद में फिर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानता था मैं काफ़ी कुछ काम कर रहा हूँ और डेफिनेटली सभी लोग अपनी ग्रोथ चाहते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब मैं अपनी क्वालिटी जानता था कि मेरी क्वालिटी है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं 8,000 रुपये सैलरी पर ही क्यों अटका रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये आप सभी को भी सोचना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में आपके पास में एक वैलिड रीज़न भी होना चाहिए कि आप उस लायक हो कि आप 8,000 के 20,000 कमा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिनको आता कुछ नहीं है और सीधा सैलरी की डिमांड करते हैं, तो वो भी चीज़ गलत है। बिल्कुल सही है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट भी रखनी चाहिए। क्वालिटी है तो रिक्वायरमेंट रख सकते हो और रिक्वायरमेंट के साथ में ग्रो भी कर सकते हो। तो उसके बाद में हुआ कुछ ऐसा कि जिस एजेंसी में काम करता था जी, तो वहाँ पर हमारे मेरा अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, जिनका नाम जमील अहमद है। ओके। वो एक अकाउंटेंट हैं। अच्छा। वो थे अकाउंटेंट जी। तो आपको पता है ऑडिट करवाते तो साल में एक बार ही ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही है। तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो प्रिपेयर करना पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑडिट आप करवा सकते हो। तो साल में एक बार ही आपको ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो बाई एक्सीडेंटली हुआ ऐसा कुछ यूँ कि जो ऑफिस से जो भी डॉक्यूमेंट थे वो मैं अपने हाथों से मैनेज करता था। सारा जो भी डॉक्यूमेंट जो भी बिल थे या परचेज के इनवॉइस, पेमेंट के वाउचर, जो भी पैसा आना जाना था, बैंक के स्टेटमेंट थे, वो सब मेरे अंडर में ही थे। तो हमारे अकाउंटेंट साहब आए, जिनका नाम मैंने आपको बताया जमील अहमद सर। हाँ। ओके। वो आए, उन्होंने ऑडिट करना शुरू किया। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो आप मानोगे नहीं, मैं पास में खड़ा हूँ, वो जो डॉक्यूमेंट मेरे से मंगवा रहे हैं उनका हेल्पिंग हैंड में था। मैं डॉक्यूमेंट वगैरह ला करके दे रहा था। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया, आप मानोगे नहीं कि जैसे कोई बंदा रोबोटिक कंप्यूटराइज्ड काम हो रहा है, जैसे ऐसे फास्ट अंगलियाँ चल रही है, ऐसे अंगलियाँ चल रही है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की नहीं देखी। उनकी चल रही थी। हाँ, उनकी ऐसी अंगलियाँ चल रही है, जो काम कर रहे हैं कीबोर्ड पर ऐसे अंगलियाँ। मैं देख करके एकदम मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मतलब काम कर रहे थे। मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा मतलब कोई बंदा कंप्यूटर में इतना फास्ट कैसे काम कर सकता है। और फिर एक तो ये हो ही गया, दूसरा देख कागज की तरफ रहे हैं और काम कंप्यूटर में हो रहा है। मतलब एक बार भी ऊपर कंप्यूटर की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो ये चीज थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट आई कि मैं इंस्पायर हो गया। मैंने कहा ऐसा क्या मतलब क्या है, ये क्या चीज है कि
मतलब आप कागज की तरफ में देख रहे हो, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, रंगलियां आपकी फास्ट 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 चल रही है। बिल्कुल सही है। क्या तो यहाँ पर एक तो झटका मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लगा कि यार ये चीज़ तो अपने कुछ को अपन- अपने हाँ, में हम भी कर होनी सकते हैं चाहिए, कुछ, बिल्कुल। ये तो अपने में भी होनी चाहिए, अपन भी इस चीज़ से पीछे हैं। आफ्टर दैट उन्होंने 4 या 5 दिन उन्होंने काम किया और डेफिनेटली मैं हेल्पिंग हैंड था, तो मुझे भी थोड़ा सा करेज मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला वहाँ से। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि मैं सारे काम वहाँ पर संभालता था तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन कैश बुक भी मैं ही मेंटेन करता था, जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसका हिसाब में ही रखता था। तो मेरे हाथ से उनका एक वाउचर बनाया गया, अच्छा, मेरे हाथ से बना था पेमेंट का वाउचर, यानी जो वो काम करके गए 3 या 4 दिन, वाउचर बना 20,000 रुपये का। ओके। तो अब मेरे दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक 30 दिन काम कर रहा हूँ, पैसे मिल रहे हैं 8,000 रुपये, और एक बंदा जो कि वाकई में काबिलियत है वो आता है 4 दिन काम करता है, ऑडिट करवाता है और 20,000 रुपये लेके जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ दिमाग में क्लिक हुआ कि तो भाई यहाँ अपन पर भी मेरा कुछ थोड़ा सा दिमाग हो गया। मैंने कहा मतलब अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट तक संभाल रहे हैं, लेकिन अपनी सैलरी 8,000 रुपये सुबह से लेकर के शाम ऐसा तक काम क्यों? कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा जो कोई फिक्स टाइम पे नहीं आता है, 4 दिन काम करता है और वो ऑडिट करवा करके 20,000 रुपये लेकर लेके के जा चला रहा है। जाता है। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि ये जो काम कर रहे हैं वो मुझे करना है। क्या बात है, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई अकाउंटेंट बनने की। ओके। तो मैंने पता किया कि ये काम क्या करते हैं। मुझे तो उस वक्त ये भी नहीं पता था वो कर रहे थे, कर क्या कर रहे क्या रहे हैं, सही बात। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अकाउंट्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि है क्या, अकाउंटिंग होती क्या है, टैली होता है क्या, ये चीज मुझे कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, उस टाइम तक आपके कोई कोर्स वगैरह कुछ कर नहीं रखा कुछ भी नहीं किया हुआ था, बस अच्छा। जस्ट एक जनरली, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर का शौक। हाँ, बस कंप्यूटर के शौक से आप उस लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो अब मुझे पता चला कि भाई ये अकाउंट्स का काम करते हैं। जी। फिर मैंने कहा अकाउंट्स का काम किस में होता है, कैसे करना पड़ता है, जानकारी जुटाई तो पता चला टैली सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर है, तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर है तो अपने लिए क्या बड़ी बात है। हाँ, आपको तो वैसे शौक था ही गैजेट्स कंप्यूटर का, का शौक कंप्यूटर था, का। तो अपने लिए क्या बड़ी बात है। तो पता चला कि भाई हाँ, करना क्या है, करना ये है कि भाई आपको जा करके सीखना है। जी। कहाँ सीखना है भाई, हमारे एक लोकल इंस्टीट्यूट था OS कंप्यूटर, ओके। अशोक जी मुंदड़ा है, अच्छा अच्छा, उनके यहाँ पर मैंने काम मतलब कोर्स किया आपने वहाँ पे? कोर्स किया मैंने वहाँ पर, टैली ERP9 का, वहाँ से सीखना शुरू किया। जी। एंड मुझे तो पता चल गया था कि अब तो करना यही है, अब चाहे कुछ भी हो जाओ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आदमी अपने विजन से भटक जाता है। जैसे आपने कहा भी मुझे टैली करना है, ये आपका विजन तो क्लियर था कि भी मुझे टैली के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। विजन कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई विजन नहीं था। अच्छा, तो विजन तो मेरा वहां पर बना, मैंने कहा ना कि ये जो काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं, करना उसके बाद में जैसे आपने बोला कि भी मैंने वहाँ कोर्स शुरू किया जो आपके लोकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो कोर्स जैसे आपने शुरू किया तो उस टाइम आपका विजन क्लियर था कि मैं है। हाँ, उस वक्त तो मुझे मेरा विजन क्लियर हो गया था कि ये जो मुझे ये कोर्स सीख के मुझे अकाउंटेंट बनना है। ओके ओके, उस टाइम में मेरा विजन क्लियर आपके हो गया दिमाग में उनकी पूरी छवि थी जो हाँ, पूरी फिक्स छवि थी। थी, हाँ, फिक्स थी। कि बिल्कुल जो जैसे वो वैसे कर रहे हैं वैसे बिल्कुल वाउचर वैसा ही अपना भी मुझे बनना करना है। चाहिए। विजन तो 20,000 clear का था। 50,000 का वाउचर बनना चाहिए, लाइक दैट। ओके, बिल्कुल वही विजन लेकर के मैंने टैली का कोर्स करना शुरू किया और वहाँ पर मैंने 3 महीने तक कोर्स किया। और थोड़ा सा और अब मैं यहाँ पर आपको इंस्पिरेशनल कोट्स ऐड कर देता हूँ जी। कि जहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट में कोर्स करना शुरू किया, ओके ओके, तो हालांकि जो हमारे अशोक जी मुंदड़ा जी सर जो थे, वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से हर वक्त उपस्थित नहीं रहते थे। तो वहाँ पर उनके एक लड़की थी जो वो गाइड करती एज ए थी, फैकल्टी एज ए फैकल्टी के भाई आपको एंट्री किस तरीके से करनी है। ओके ओके, तो जहाँ तक मुझे पता है 2 महीने के बाद में ही है ना, वो जो फैकल्टी है मुझे पूछती थी कि ये एंट्री कैसे होती क्या बात है, बहुत अच्छा। है। तो मैंने इस तरीके से सॉफ्टवेयर को आपकी अडॉप्ट कर लिया। लगन पक्की थी कि मुझे पूरा पूरा इसको सीखना ही है। इस तरीके से मैंने उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर लिया कि Okay. 2 महीने के बाद में फैकल्टी मुझसे पूछती थी कि ये एंट्री जो है इनको समझ में नहीं आ रही, तो मैं दूसरे स्टूडेंट को वो एंट्री समझाता अच्छा था। अच्छा, शानदार, वेल डन। तो कहा जाए तो सॉफ्टवेयर जो सीखने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ओके, जितना मैं सीख सकता था उतना मैंने सीखा, जितना भी मैं ऑब्जर्व कर सकता था वो मैंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने सीख लिया। अब सॉफ्टवेयर सीखना सब कुछ होता नहीं है, आपको काम कौन देगा। बिल्कुल सही है। अभी तो वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पार्टी शुरू हुई थी हाँ, क्या,
अभी तो सीख के बाहर निकले हैं। बाहर निकले थे। अब मैंने मतलब इस खुशी में निकल गए कि अब मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब मैं भी 15,000 20,000 रुपये कमा लूंगा। लेकिन ये है कि जब रियलिटी में आया, जब मार्केट में फेस करना पड़ा, तब पता चला कि ऐसे किसी के दरवाजे पर जाकर के सर मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं टेली कोर्स किया हुआ है, आप मुझे काम दीजिए, कोई नहीं देता, कोई नहीं दे सकता। क्योंकि टेली अकाउंटिंग का काम ऐसा है कि इसमें जिस भी दुकान का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, सारे उसकी जो भी लेन देन है उसका हिसाब किताब होता है, हर कोई विश्वास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई ये बंदा सही काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके पास में डेटा हमारा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये मेरे लिए एक चुनौती थी। ओके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि नॉर्मली आपको लगता है ना ये चुनौती का सामना जितने भी आपके टेली के जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी ये सामना करना पड़ता होगा, और कुछ जो भी आपसे कोर्स ले रहे हैं, जो आपके रेगुलर आपके वीडियोस देखते हैं, शायद उनको निकट टाइम में उनको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़े, तो उसके लिए आप उनको भी सजेस्ट करें, अपनी भी बताएं। करना पड़ता है जी, इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। क्योंकि ये मान लीजिए कि ये आपका एक स्टेप है कि आपको इससे गुजरना पड़ेगा। ओके, गुजरना ही है। अब मैं किस तरीके से गुजरा वो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरीके से ही आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, मैं गुजरा ऐसे कि पहले मैंने जो हमारे अकाउंटेंट्स है जी, पहले मैंने उनको ही बोला कि आपके पास में कोई काम हो तो मुझे बताना, मैंने कोर्स किया हुआ है। और इस रिलेटेड उनसे कुछ ज़्यादा हेल्प मिली नहीं, कुछ क्या बिल्कुल भी ना के बराबर मिली। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि कोई काम वो खुद कर लेगा, मुझे क्यों बताएगा। ये भी बात सही है आपकी, वो सारे राज आपको दे नहीं सकता। नहीं, अगर मान लीजिए मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपके पास में कोई अकाउंटिंग का काम आए तो मुझे देना, तो वो मुझे क्यों देगा, वो खुद ही कर सकता है ना, वो कर रहा है ना, वो खुद करेगा। तो पहले तो मेरी उनके प्रति नेगेटिव सोच हो गई कि नहीं यार ये तो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर जब बाद में मैं खुद अकाउंटेंट बन गया तो मुझे पता चला कि भाई मैं खुद काम कर लूंगा, मैं किसी दूसरे कोई अपना रोल खुद निभा रहा है तो फिर वो आपको अपनी भूमिका क्यों देगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहले तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, जो ऑलरेडी अकाउंटेंट थे हमारे रिश्तेदार में या आस पड़ोस में या मिलने वालों में, उनसे एक्सपेक्टेशन रखी। फिर पता चल गया कि नहीं वो काम नहीं दे रहे, तो निराशा लगी हाथ में, लेकिन हार नहीं मानी। फिर इसमें मैंने एक ट्रिक्स अपनाई। ट्रिक्स ये थी कि जो अकाउंटिंग का काम होता है, मार्केट में जिस बंदे की ज़्यादा जान पहचान होगी वो आपको अकाउंटिंग का काम दिला सकता है। जान पहचान मतलब अकाउंट के अंदर जान पहचान, अकाउंट के अंदर नहीं, मार्केट में मार्केट वालों से जान पहचान, मार्केट वालों से। बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था जो कि कंप्यूटर सर्विस का काम करता था। ओके, तो कंप्यूटर सर्विस में काम करने वाला बंदा ये समझ लीजिए कि वो मार्केट में हर जगह पर घूमता है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सब जगह। अगर मान लीजिए आपकी कोई दुकान है तो वहाँ पर कंप्यूटर सर्विस की जरूरत पड़ी या प्रिंटर सर्विस की जरूरत पड़ी, तो वो बंदा जाकर के तो कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट तो रहेगा। तो वो एक तरीके से उसका लिंक वहाँ पर रहता है कि हाँ भाई उसके कहने पर कोई अगर आपको रखना चाहे तो रख सकता है। तो मेरा एक दोस्त था जिसका कंप्यूटर सर्विस का काम था और उसका पूरे मार्केट में मतलब बहुत अच्छी जान पहचान थी। ओके, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने तो ये समझ लिया, ये मान लिया कि काम लगाएगा तो यही लगाएगा। तो उसको मैं टाइम टू टाइम मैं उसको बोलता गया कि मुझे अकाउंट्स का काम दिला, मुझे अकाउंट्स का काम दिला। हालांकि एक बार या दो बार कहता तो वो भी उसको इग्नोर कर देता, क्योंकि उसके पास यहाँ एक मिनट दर्शकों को मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इनका कोर्स रेगुलर कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, और आप भी पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेके, तो आप ये बात गौर कीजिएगा, किसी न किसी का हाथ आपको पकड़ना ही पड़ेगा। आप मार्केट में जाइए, किसी का हाथ पकड़िए जो पहले से उस फील्ड के अंदर एक अच्छी जानकारी रखता है। आप उससे विनम्र भाव से आप उनसे हाथ मिलाइए और उनका सपोर्ट लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद यूँ समझे कि मैं खुद सब कुछ कर लूँगा, अब तो मैं सीख गया कर गया, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर आदमी को किसी न किसी का सहारा चाहिए, किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। सर ने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि इन्होंने मार्केट में उस बंदे से जो है जान पहचान बढ़ाई और उनकी हेल्प इन्होंने ली। तो फिर कैसे हुआ सर आगे? तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ का स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा अगर आप अकाउंटिंग के लाइन में आते हैं कि भाई आपको काम इजीली नहीं मिलेगा जी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और सपोर्ट ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगी। एक बार अगर उसने एक जगह बैठा दिया ना आपको, उसके बाद में आपको सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। वो कैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरा दोस्त था, उसको मैंने पकड़ लिया, तो मैं उसको टाइम टू टाइम फ़ोन करता रहता है कि भाई मुझे काम दिला, मुझे अकाउंट्स का काम दिला, कैसे भी करके मुझे अकाउंट्स का काम दिला। तो एक मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा अफजल सर, आप चाहते तो किसी सीए के पास जाके भी बोल सकते थे कि भाई मैं आपके यहाँ पे आके काम कर लूँ, या मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे रख लीजिए, वो आपको उचित नहीं लगा? ये बात मैं जानता था कि अगर मैं सीए के अंडर में जाकर के काम करूँ
तो सबसे पहला तो यही है कि बात तो वही आती है कि सीए भी इजीली किसी को रखेगा नहीं रखेगा, हाँ वहाँ पर भी जान पहचान की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही, उनके पास भी जो डाटा है सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इतनी सारी confidential होते हैं। फर्मों का काम करते हैं वो। बिल्कुल फिर दूसरा ये भी मेरे को पता था कि सीए के अंडर में काम करूंगा तो बात तो नौकरी वाली आती है। और आप अपने खुद के पैरों पर और खड़ा मैं होना खुद चाहते अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, मैं खुद अपने अकाउंटिंग का काम करना चाहता था, इसलिए मैंने पार्ट टाइम अकाउंटिंग को चुना। तो अपने दोस्त के पीछे पड़ गया उसने, मैंने उसको 10 20 25 बार फ़ोन किए, तो फाइनली उसने मान लीजिए चाहे कैसे भी उसके ये दिमाग में रहा कि भाई ये मेरा दोस्त है, बार बार फ़ोन करता है, मुझे उसको काम लगाना पड़ेगा। तो उसने एक जगह पर मुझे वहाँ पर काम लगा दिया। ओके। उसको एक जगह मिली, स्वास्थ्य का इन्फोटेक नाम से एक कंप्यूटर की दुकान है, वहाँ पर उसने मुझे जाकर के लगा दिया कि ले भाई, उसका दोस्त ही था। जैसा कि मैंने कहा स्वास्थ्य का इन्फोटेक वो कंप्यूटर की दुकान वाला ही था और ये भी कंप्यूटर के काम करता था। तो एक दूसरे से बात हुई होगी, उसने कह दिया होगा कि मुझे ज़रूरत है, मुझे भेज देना। तो उसने मुझे वहाँ बुला करके इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैंने वहाँ पर काम शुरू किया एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट और 500 रुपये महीने में। अच्छा ठीक है। अब कोई कहे तो सोच सकता है कि 500 रुपये महीना क्या होता है, क्या है 500 रुपये महीना। 8,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। 500 रुपये महीना पार्ट टाइम अकाउंटिंग में कमाऊंगा तो ये क्या है, कैसे काम चलेगा? हाँ कैसे काम चलेगा। हालांकि इन बिटवीन इस बीच में मैंने जब वहाँ से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम छोड़ा तो मैं अपना जो घर का काम था, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा घरेलू काम है लोहार का, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया था, वो भी मैं कर रहा था बैकग्राउंड में। और पार्ट टाइम अकाउंटिंग में आपको महीने में 1 2 या 3 बार जाने की जरूरत पड़ती है, तो बाकी टाइम में आप क्या करोगे? बिल्कुल सही। काम तो आपको कुछ ना कुछ करना ही है। तो इन बिटवीन अगर आपको जैसा तैसा भी काम मिलता है कि आपके 5 6 7 हज़ार रुपये महीने की सैलरी हो जाती है तो वो पकड़ लीजिए। तो वो घर का घरेलू काम तो मैं कर ही रहा था। फिर यहाँ पर मुझे 500 रुपये महीने की एक पार्ट टाइम अकाउंटिंग की जॉब मिली। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि भाई ये मेरे पैसे मेरे लिए बहुत कम है, मुझे केवल इस फील्ड में आना था और मुझे पता था कि एक बार मैं आ जाऊंगा तो मेरा काम। यहाँ पर कई ऐसे हमारे व्यूवर्स भी होंगे, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पे आके और रास्ता भटक जाते हैं कि वो जो कम पैसे जो मिलते हैं ना उनको वो अर्निंग उस टाइम बिल्कुल नागवार गुजरती है। वो सोचते हैं यार 500 रुपये में मैं ऐसे सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा, तो फिर वो हताश होकर किसी और सेक्टर में चले जाते हैं या फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं। जबकि उनका विजन अगर बड़ा हो तो 500 रुपये आगे जाके 5,000 50,000 5 लाख बन सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि 500 रुपये महीना बहुत कम होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने फैमिली काम कर रहा था तो मुझे जो महीने की अर्निंग होनी चाहिए थी वो 500 रुपये एज अर्निंग के तौर पे आप उसको नहीं ले रहे थे, उसको तो मैं लर्निंग के तौर पर ले रहे थे। ये बात सीखने लायक है जी। लर्निंग के तौर पर ले रहा था कि भाई अपनी शुरुआत हो जाएगी और मुझे सीखने को कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर भी मैंने ट्रिक्स अपनाई। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अल्लाह का शुक्र है, क्या मालिक का करम है कि भाई उन्होंने मुझे थोड़ी सी मेंटलिटी पावर भी दिया। अच्छा। मेंटलिटी पावर का मतलब ये हो गया कि मुझे पता था कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ इसकी भी मार्केट में जान पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने उनको थोड़ा सा ऐसा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पटा लिया। मतलब 500 रुपये महीने में काम करूंगा तो ऑटोमेटिक वैसे भी पट गया। बिल्कुल सही। वो तो मेरे तो 500 रुपये महीने में काम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उनको काम अच्छे से करके देना, उनसे गहरी दोस्ती बनाना, ये सब मैंने करना शुरू कर दिया। और मैं उनको भी टाइम टू टाइम कहता रहता था कि मुझे मार्केट में कोई काम मिले अकाउंटिंग का तो देना। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि 500 रुपये में ये काम पे काम करते थे और उनसे इनकी गहरी दोस्ती भी हो गई। ये कब होती है? जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना, फीलिंग हो, आभार जताने वाली कृतज्ञता। इनकी कृतज्ञता थी कि 500 रुपये के अंदर भी ये सारा कुछ वहाँ पे काम करके दे रहे थे और वो इनसे संतुष्ट थे कि इतने कम पैसे में भी ये बंदा वहाँ पे काम कर रहा है और उनसे उनका सारा काम संभाल रहा है, कंप्लीट मैनेजमेंट भी सारे ये संभालते थे। तो ये भावना भी आपके अंदर होनी ज़रूरी है, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड की भावना जी। और एक कह भी सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये महीने में मैं काम कर रहा हूँ तो अपन वापस डिमांड कर सकते हैं उनसे। बिल्कुल मतलब 500 रुपये में काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको काम करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि मैं अगर आपका काम कर रहा हूँ तो मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। सर मैं आपका काम कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ मतलब आप तो भले मुझे 500 रुपये दो लेकिन कोई दूसरा काम तो दिलाओ। हाँ, ये तो आप कर सकते हो। मैं डिमांड कर सकता हूँ। प्लस आप जब ये डिमांड सुनोगे तो आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे कि यार बंदा मेरे यहाँ पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कम पैसे ले रहा है तो मुझे करना तो चाहिए। ये तो हेल्प तो बनती है। हाँ, हेल्प तो बनती है।
तो उसी भावना से मतलब जिनके यहाँ पर मैं काम करता था उसने मुझे फिर दूसरा काम दिलाया और फिर इसी तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। ओके ओके। क्या और हमारा काम जो स्टार्ट हो गया और आज आप बैठे हैं, आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो इनके यहाँ पर भी मैंने काम किया है, ये मोबाइल की शॉप है। ये तो आप समझिए कि मेरा सौभाग्य रहा है क्या कि मुझे एक यूट्यूबर से मिलने का मौका मिला। यूट्यूबर तब नहीं था, यूट्यूबर तो अब हूँ। इन्होंने भी मुझे काफ़ी काम और मैं दिया। आपको एक सरप्राइज की बात बता देता हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो मैं इन्हीं के साथ, मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं इन्हीं के साथ ये शूट करूँ। रीज़न क्या था कि मैंने इनका पूरी संघर्ष यात्रा मैंने खुद ने देखी मेरी आंखों से। ये जब एज ए अकाउंटेंट के तौर पे मेरी शॉप पे आते थे और ये छोटा फाइल्स वगैरह वो फिलअप करके टैली के अंदर, सिस्टम के अंदर, और 15-20 मिनट आधा घंटे रुकते थे, मेहनत करते थे। मेरी शॉप छोटी सी है, इतना स्पेस भी नहीं है कि प्रॉपर बैठ पाएंगे, फिर भी उन्होंने वहाँ पे अच्छी मेहनत की और मैं भी इनको कोई नॉर्मल चार्ज देता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ऐसा है कि इन्होंने ये भी मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, 1500 रुपये 1500 रुपये महीना देते थे और आज मैं इनकी जेब से 5000 रुपये ले रहा हूँ। ये सब इनके काम की वजह से मिल रहा है। मैं इनको कोई 5000 रुपये, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा चढ़ा के दे रहा हूँ, ये इनका काम बोलता है इसलिए मुझे देना होता है जी। और वैसे भी ये नॉर्मल फीस है, मार्केट में तो इससे हायर फीस भी है और फिर एक रिलेशन भी बन जाता है कहीं पर। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए जब मैंने जर्नी की स्टार्ट शुरू किया था तब ये स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, इन्होंने भी काम दिलवाए। और साथ ही साथ में जब एक वो बोलते ना कि कहीं पर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है जी। तो जब मैंने शुरू किया था तब मैं क्या था, इनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता ही था कि ये क्या यार ये बंदा कर लेगा या नहीं कर लेगा। लेकिन आज इतना कह सकता हूँ ये मेरे प्रति फुल कॉन्फिडेंट है कि ये तो कर ही लेगा। ये जब मेरे पास आए थे कि भाई मैंने किसी के रेफरेंस से मैंने इनको खुद ने कॉल करके बुलाया कि अफजल सर मेरे को ये अकाउंट का काम करवाना है और आप मेरा काम कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला हाँ मैं कर पाऊंगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे पता नहीं था इनको एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने ये जो ट्रायल मैंने इनको 4-5 दिन तक ऐसे काम, ये फाइल वगैरह सारी इनको दी, परचेज सेल्स वगैरह जो भी है, कैश की लेजर वगैरह सब कुछ इनको दिया। 4-5 दिन में मुझे पता चला कि जो मेरे पहले जो काम हो रहा था उससे बेटर देन ये काम अच्छा करके मुझे दे रहे हैं। तो फिर मेरा दिल बोला कि भी इनको काम देना ही चाहिए और उस टाइम से मैंने इनको काम दिया है। और आज तो आप देख लीजिए, आज तो पता नहीं कितनी फर्म का ये काम करते हैं, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। तो टोटल मैंने वैसे तो अब देखा जाए फिर मैंने कहा कड़ी से कड़ी जुड़ी, जैसे अब इनसे भी मैं जुड़ गया तो इनको भी मैं बोलता रहता था कि भाई मुझे अकाउंट्स का काम दिलाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अकाउंट्स की लाइन में आना है तो स्ट्रगल तो आपको फेस करना ही पड़ेगा कि आपको कहीं पर काम नहीं मिलेगा। फिर आपको किसी की सपोर्ट की वजह से केवल एंट्री मारनी है किसी भी एक दुकान पर जी। एक दुकान पर आपने एंट्री मार ली, उसके बाद में आप उस दुकान वाले को या जो भी उसका मालिक है उसको आप पकड़ करके रखिए और उसको आप बार बार कहिए कि सर मुझे काम की ज़रूरत है, आप मुझे इस तरह काम दिला दीजिए। अब भले ही आपको उसके बदले में उस पहले वाले दुकानदार के चार्जेस मिनिमल रखने पड़े। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वहाँ से आपका प्लेटफॉर्म हाँ, उसके बदले में आप उसको उससे चार्जेस कम ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपको 2-3 पार्टी देगा काम करने के लिए। इसको फिर वो 2-3 पार्टियां और 2-3 पार्टियां देगी और 2-3 पार्टियां और 2-3, फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसको इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बोलते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। एक तो होता है डायरेक्ट बेनिफिट्स, जैसे मान लीजिए मैंने भी इनको 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए किसी काम के लिए दिए, ये तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट्स लग रहा है कि हाँ मेरे हाथ में पैसा आया है। एक इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होता है, जैसे मैंने इनको पैसे तो कम दिए लेकिन मेरे रेफरेंस से इनके लिए काम जनरेट हो रहा है, इनको लीड जनरेट हो रही है, इनको बहुत सारा काम मिल रहा है, इसको इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बोलते हैं और इसका लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट मिलता है। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। जी सर। तो इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ी और तकरीबन मैंने 40 से 50 पार्टियों का अकाउंटिंग का काम किया। क्या बात है। ठीक है। और ये हो गई फिर हमारी यूट्यूब जर्नी, सॉरी ये हो गई अभी हमारी, तक तो आप हाँ यूट्यूब पे नहीं है। मैं केवल अकाउंटेंट ही था। हाँ, ये हो गई अकाउंटिंग की जर्नी। फिर जैसा कि मैंने कहा कि तब 8,000 रुपये सैलरी कम थी, अब 40-50 हज़ार भी कम है। या सही बात है। तो जैसे अचीवमेंट बढ़ता गया, रिक्वायरमेंट से बढ़ती गई और लगता गया कि पोटेंशियल अभी और कुछ है हमारे अंदर, तो यहीं पे क्यों बैठे रहे। तो इन दैट टाइम सन 2016 में शायद, 2012 से 13 में तो मैंने वहाँ से 2 व्हीलर का काम छोड़ दिया। फिर 13 से लेकर के 16 तक मैंने बीच में अकाउंटिंग का काम किया। फिर उस टाइम में मुझे पता चला कि भाई कोई थंबनेल देख लिया होगा, घर बैठे यूट्यूब से कमाओ लाखों रुपए। अच्छा वो क्लिक कर गया आपने? वो क्लिक कर लिया, वीडियो देख लिया तो पता चला कि भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने वीडियो डालो, उसके बदले में यूट्यूब आपको पैसे देगा। ओके। तो एक तरीके से जो यूट्यूबर्स होते हैं वो थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि बंदे के मन में लालच जाके, ग्रिड जिसको अपन बोल सकते हैं, भूख।
तो मेरे मन में भी लालच ही था, मैं तो आपको सीधी सी बात बताऊँ। और ये लालच तो होना भी हाँ, चाहिए, होना भी गलत लालच चाहिए। है नहीं। लेकिन लालच होना चाहिए, लेकिन वो लालच हावी नहीं होना चाहिए। हावी नहीं होना चाहिए, एडिक्शन नहीं होना हाँ, चाहिए इसका। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत तो अच्छा। मुझे पता चला कि भाई ऐसी चीज़ है यूट्यूब पर लाखों रुपए, और जैसा कि मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं तो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड था ही, तो अपने लाइक का काम था, मतलब हाँ। जो मेरी जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे रिलेटेड ये मेरा काम था। बिल्कुल सही है। तो अगर मान लो वहाँ पर कोई कह देता कि डॉक्टर बन के लाखों रुपए कमाओ, तो मैं तो नहीं बन सकता डॉक्टर। हाँ, नहीं बन सकता, क्योंकि सही मेरी बात। लाइन ही नहीं है, मैंने कभी डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मेरी लाइन से जुड़ा हुआ है एक काम है, और वो कह रहा है कि आप इससे लाखों रुपए कमा सकते तो हो, क्या तो मैं नहीं उसको किया? क्यों छोड़ूं? फिर केवल इस बेसिस पर कि यूट्यूब पर आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस लालच पर मैं यूट्यूब पर कूद गया। ओके। और ज़्यादातर बंदे इसी लालच पर यूट्यूब पर आते हैं कि करना क्या है, यूट्यूब पर वीडियो ही तो बनाना है और बैठे बैठे लाखों रुपए कमाएंगे। आप भी आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और अब जो मेरी आगे की स्टोरी है उससे आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। जरूर आपकी जरूर, audience क्यों को भी- नहीं, मैं तो आया इसीलिए हूँ आपसे सीखने के लिए। आपकी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा जी। कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि लाखों रुपए कमा सकते हो, तो यूट्यूब पर कूद पड़ा और बिना कुछ जाने ऐसे वैसे जैसे तैसे वीडियो बनाने मैंने यूट्यूब पर शुरू कर दिए और यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। अच्छा, जिस टाइम में मैंने शुरू किया था उस वक्त में तो ये भी था कि आप वीडियो बनाओ और हाथों हाथ आपकी अर्निंग शुरू है। आज तो कई कंडीशंस हैं, उस वक्त में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, और उस वक्त में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। तो यूट्यूब की जर्नी मेरी काफ़ी क्रिटिकल रही है। ऐसा नहीं है कि आज आप देख रहे हो। एक चीज मैंने आपको देखी थी, जैसे आपने शुरू में वो पार्ट कट हो जाएगा। हाँ बताओ। एक चीज जैसे मैंने देखी थी, आपने शुरू में कुछ वीएफएक्स वाले भी वीडियोस वगैरह बनाए थे। हाँ, तो उसके बारे में भी आप मैं उस पर आ रहा हूँ जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब का चैनल बनाया, और जहाँ तक मुझे पता है मैंने 6 या 7 अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाए। ये मेरा पहला और आखिरी चैनल नहीं है, इससे पहले भी मेरे कई चैनल रहे हैं। अब लगता क्या ईजीएस्ट क्या लगता है? सबसे पहले यही लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई हिंदू है तो उसको ये लगेगा कि भजन है, भजन कीर्तन है, या कहीं पर कथाएं हो रही है, वो जाकर के रिकॉर्ड कर दो और उसको अपलोड कर दो। और मुस्लिम है तो मुस्लिम में भी जैसे जलसे होते हैं या कहीं पर भी कोई कव्वाली वगैरह होती है, कव्वाली वगैरह होता है, उसको रिकॉर्ड करो यूट्यूब पर अपलोड कर दो। ठीक है। तो सबसे ईजीएस्ट मेरे को यही लगा। तो मैंने सबसे पहले एक आपको बता देता हूँ, मैंने एक इस्लामिक चैनल ही बनाया था जिसमें मैंने ये चीज़ें चढ़ानी शुरू की। अच्छा। तो केवल YouTube पर वीडियो रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर देना इतना ही नहीं है यूट्यूब। आप सोचते हो कि कोई भी वीडियो चढ़ा दूंगा और उसको अपलोड कर दूंगा और वो वायरल हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है यूट्यूब के लिए अगर आप सक्सेसफुली ग्रो होना चाहते हैं तो कुछ टाइम तक मैंने वो चैनल चलाया, फिर उस पर कॉपीराइट्स भी आने लग गए और ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुआ। तो बात वही है, हताश हो गया। मैंने कहा नहीं यार, ये चैनल नहीं, दूसरा चैनल बनाएंगे, क्योंकि इस्लामिक चैनल है, कौन सुनेगा? इस्लामिक लोग जो हैं वही सुनेंगे, लिमिटेड ऑडियंस होती है। तो फिर मैंने उस चैनल को लेफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने शुरू किया एक गेमिंग चैनल। ओके। फिर उसके बाद में मुझे यही लगा कि एक काम करते हैं, मतलब यूट्यूब पे ही देख करके, यूट्यूब पर मैं देखता था कि लोगों के गेमिंग चैनल बनाए हुए हैं, वो गेम खेलते हैं, लोग देखते हैं, पैसे कमाते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन भी गेम खेलना शुरू करते हैं। तब तक आपके माइंड में ये नहीं है कि विजन क्लियर नहीं था कि करना क्या है यूट्यूब पे। अब देखो, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होना, आपको कुछ ये समझ लो भटकते ही रहना। अब जब मैंने आपको कहा, जब आपने मुझे पिछली बार सवाल पूछा कि जब आप इंस्टीट्यूट में गए कंप्यूटर टेली सीखने के लिए, तब आपका विजन क्लियर था या नहीं था? तब मेरा विजन क्लियर था कि मुझे तो अकाउंटेंट बनना है। तो लेकिन अकाउंटेंट बन के उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कैसे ये मेरा विजन नहीं था। ये मेरा विजन नहीं था। अब तो फिर आप गेमिंग का चैनल आपने हाँ, फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं यार, गेम खेलना, गेम खेल करके वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके उसको चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है जी। तो फिर गेम खेलना शुरू कर दिया। गेम खेलना शुरू किया, गेमिंग वीडियो बनाता था और खेलता था, उसको रिकॉर्ड करता था और यूट्यूब चैनल पर मैंने चलाना शुरू किया। और वो वीडियो तो मेरा चैनल तो शायद आज भी होगा यूट्यूब पर। गेम विस्फोट नाम से मैंने एक चैनल बनाया। गेम विस्फोट। हाँ, उस वक्त में तो कुछ कह रहा हूँ ना, कुछ जो क्या नाम मन में आया वो नाम रख दिया। क्या बात है। तो फिर उस बनाया मैंने चैनल, तो गेमिंग के वीडियो अपलोड करने शुरू किए। उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, व्यूज़ नहीं आते थे।
फिर वो चैनल और बंद किया। ओके। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने एक चैनल और बनाया सूफी मित्र, सूफी मित्र के नाम से। ओके। इस चैनल की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मैंने एक चैनल बनाया सूफी मित्र के नाम से। मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे कंप्यूटर का मिक्स नॉलेज, यानी ना केवल टेली का, टेली, एक्सेल, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको कंप्यूटर में कुछ भी करना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस में, जैसे आपको पैन कार्ड बनाना तो कैसे बना सकते हैं, पासपोर्ट बनाना तो कैसे बना सकते हैं। मैंने बीच में ई मित्र का काम भी शुरू किया था। अच्छा। हाँ, ओके। तो ई मित्र का भी मैंने काम किया था। वो काम किया था उस वक्त में जब मैंने आपको बताया था कि मैं 500 रुपये महीना कमा रहा था, तो उस वक्त में मैंने ई मित्र भी ओपन किया था। ओके। तो ई मित्र ओपन किया था, ई मित्र में मैंने काम किया, और उस मेरे ई मित्र का नाम ही सूफी ई मित्र था, और मैंने उसी नाम से चैनल भी शुरू किया, और उस पर मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिला। यानी जो ई मित्र पे जितनी भी सर्विसेज हाँ, ई मित्र पे जो सर्विसेज होती है वो मैंने सारी आपने यूट्यूब पे, जैसे आपको पैन कार्ड बनाना है तो कैसे बनाना तो है, कैसे बनाते हैं, आपको अगर पासपोर्ट बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा। ओके। और इसी तरह कंप्यूटर की भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देनी शुरू मैंने वहाँ से आपने नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया। नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया। उस चैनल पर मुझे रिस्पॉन्स मिला, उस पर मेरे सब्सक्राइबर भी आए, उस पर मेरे पैसे भी आने, मतलब आने शुरू नहीं हुए थे। जब तक आपके यूट्यूब पर $100 नहीं होते हैं तब तक आपका पेमेंट नहीं आता, पहला पेमेंट। अच्छा। तो वहां पर मुझे थोड़े से व्यूज आने लग गए, और मेरा तकरीबन $70 उस पर हो गए थे। हाँ, $70 जो है मेरा उस यूट्यूब चैनल से हो गए थे। अब आगे की कुछ स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने एक वीडियो उस पर चढ़ाया था जिसमें मैंने बता दिया था कि आप YouTube वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन में इलीगल है। बिल्कुल। YouTube में मैंने भी देखा, जनरल ऑप्शन नहीं आता कहीं पे डाउनलोडिंग का, ऐसा ऑप्शन YouTube पर्टिकुलरली, मतलब आप उसको अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आजकल, लेकिन वो इलीगल है। उस टाइम तो वैसे इतनी अवेयरनेस भी लोगों में नहीं थी इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना दिया कि आप YouTube के वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल और फोन में। वो एक इलीगल वीडियो था YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास में आ गई स्ट्राइक, वो वीडियो मैंने चढ़ाया जी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि विजन क्लियर नहीं था, YouTube की कुछ जानकारी ली ना, कोई बात कुछ भी सोचा ना समझा, कूद पड़े ना सीखा, लेकिन गाड़ी फिर भी थोड़ी बहुत पार लग गई। लेकिन जब बाद में पता चला कि मैंने एक ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया जिस पे आ गई स्ट्राइक। अब स्ट्राइक आ गई, मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में यह, अरे यार कि मेरे अब यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आ गई है, अपने $70 किए हुए हैं वो डूब जाएंगे। वो चले जाएंगे। जबकि अगर मैं YouTube का नॉलेज ले लेता तो वो चैनल मेरा आज तक चल रहा होता और उस पर अलग ही लेवल की ऑडियंस होती। ओके। ठीक है, और वो मैंने कभी ओपन कर लिया था 2016 में। ये चैनल तो मैंने 2018 में बनाया था। ठीक है, तो स्ट्राइक आ गई तो मेरे दिमाग में पहला ये सवाल आया कि यार अपने $70 क्यों कहीं वो डूब नहीं जाए। और एक ऑर्डिनरी बंदा जो डॉलर में अर्निंग कर ले $70, उसके लिए तो मतलब वो यही सोचता कि यार मैंने क्या कर लिया। एक वो भी अपने आप अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट होता है उसके लिए। तो अब मेरे दिमाग में ये है कि ये $70 मेरे डूबने नहीं चाहिए, इसको तो कैसे भी करके मुझे कवर करना ही है। तो फिर YouTube पर सर्च करना शुरू किया, हाउ टू विड्रॉ। तो पता चला कि जब तक आपके $100 नहीं होते आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिमाग में यही भय था कि स्ट्राइक आ चुकी है, पैसे अपने नहीं आएंगे। तो फिर बाद में पता चला कि अगर आपके पैसे $100 से कम हैं और आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो जो चैनल आपका है उसको करना पड़ेगा डिलीट। ओके। जो चैनल आपने बनाया है उस चैनल को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे आप उस चैनल को डिलीट कर दोगे आपके पास में विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। तो जैसा वही जानकारी के अभाव में मैंने क्या किया, उस $70 के लालच में मैंने चैनल को डिलीट कर दिया। ओके। चैनल को डिलीट किया और वो $70 तो मेरे पास में आ गए। फिर बाद में जब स्ट्राइक आई तो मैंने जानकारी लेना शुरू किया स्ट्राइक क्यों आई। फिर पता चला कि स्ट्राइक तब आ जाती है जब आप लीगल यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ देते हो, तब आपके पास में स्ट्राइक आती है। तो मैं ये समझ रहा था कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि कम से कम 3 स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल बंद हो जाता है। 3 ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, और आपको जब पहली स्ट्राइक मिलती है तो आपके जिसमें स्ट्राइक आई है उस वीडियो को डिलीट कर दो, आपका चैनल वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जानकारी का अभाव में मैंने क्या किया, गलत काम कर बैठा। मैंने स्ट्राइक एक तरीके से वार्निंग हो गई कि आपको ये जो इलीगल वीडियो आप इसको हटा लीजिए और अपना कंटिन्यू रखिए चैनल, ये एक मैसेज होता है। तो वही बात है, विजन क्लियर नहीं था, यूट्यूब की जानकारी नहीं ली, बस पैसों के लालच में कूद पड़े तो नुकसान कर बैठे।
नहीं तो वो भी चैनल आपका कंटिन्यू अभी वो तक चलता चैनल रहता मेरा अभी तक होता वही होता, उसके अलावा दूसरा नहीं होता। तो फिर उसके बाद में मैंने जो चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी वो मैंने फिर बाद में 3-4 चैनल बनाने के बाद में की कि एक काम करते हैं, अब हम पहले यूट्यूब का नॉलेज लेते हैं कि भाई इस तरह की गलती फिर नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो फिर चैनल बनाऊं मैं फिर उस पर कोई स्ट्राइक आ जाए। बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने यूट्यूब का नॉलेज लेना शुरू किया, जबकि ये सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि आप यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाने कैसे हैं, उसको सक्सेसफुली रन कैसे करने हैं, उसको वायरल कैसे करने हैं, किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है, किस तरीके से थंबनेल बनाना है, किस तरीके से टाइटल लिखना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरीके से आपको टेक्स्ट डालने हैं, कहाँ पर उसको आपको शेयर करना ये है, सारी चीजें आपने यूट्यूब किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करनी है, किस तरीके से आपको थंबनेल बनाना है। इतनी सारी चीज़ें हैं एक यूट्यूब पर सक्सेसफुली रन करने के लिए। और अपने दिमाग में क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे चढ़ाओ। आपके कहने का मतलब है बिना पूरा नॉलेज लिए और आप उसके अंदर कूद पड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ठोकर लगती है, ठोकर लगेगी, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और यहाँ मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि यूट्यूब एकमात्र एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुद सिखाता है और खुद आपको पैसे कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, और खुद ही आपको सिखाने वाला भी बना देता है। ये सारी चीज़ें उसी के अंदर समाहित है। समय में नॉर्मल जैसे आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में जरूरी नहीं कि वो टीचर आपको जॉब पे लगाए, आप किसी और सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब तो ऐसा टीचर है जो आपको सिखाता भी है, आप उसके स्टूडेंट भी हैं और आप वहाँ पर दूसरों को भी सिखा रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ वहीं पे हो रहा है। यूट्यूब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यूट्यूब ऐसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत अच्छा है जो इसको अच्छा समझते हैं। बाकी इसमें फालतू की चीज़ें भी बहुत सारी भी आपसे कह रहा हूँ। क्या आपको सीखना है तो यूट्यूब पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। फिर मैंने सीखना शुरू किया सबसे पहले, और यूट्यूब से ही आप नहीं मानोगे, जैसा कि फिर मैं रिपीट करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर का, तो मैंने यूट्यूब से ही थंबनेल बनाना सीखा, यूट्यूब से ही मैंने वीडियो एडिटिंग करनी सीखी। वीडियो एडिटिंग का इसका मुझे कुछ ही का भी एक्सपीरियंस नहीं था, वीडियो एडिटिंग मेरे लिए एक नई बात थी, तो मैंने यूट्यूब से ही वीडियो एडिटिंग करना भी सीखा। फिर उसके बाद में मेरे सामने यूट्यूब चलाते चलाते एक दिन एक वीडियो आया जिसने एक बंदे ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो छत से कूद रहा है। ओके। और कूद करके ऐसे सुपरमैन की तरह जमीन फाड़ देता है। अच्छा। ठीक है। और उस पे मैंने व्यूज देखे तो उस पे व्यूज थे, लाखों में व्यूज थे। तब अब फिर मेरा दिमाग भटक गया। अरे यार, मतलब ऐसा मजा तो यहाँ पर है। हाँ, कि मतलब लाखों में व्यूज, और उस वक्त में शायद मेरे हिसाब से मेरा पहला ही ऐसा वीडियो होगा जो मैंने देखा होगा कि इसके लाखों में व्यूज हैं जी। तो यार इस बंदे ने क्या किया है, किस तरीके से कूद करके इसने जमीन फाड़ दी, मुझे सीखना है। वो उसका पैशन शुरू हो गया आपके माइंड में। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि एक आफ्टर इफेक्ट अडोबी का एक आफ्टर इफेक्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा। जिस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक तो सबसे पहले आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर की, जो कि मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं था। जो मेरे पास में था वो बिल्कुल लो एंड पीसी था। तो आप मानोगे नहीं, एक सॉफ्टवेयर जिसको चलाने के लिए हाई कॉन्फ़िगर पीसी की ज़रूरत है, उसको मैंने लो पीसी पर एडजस्ट किया। उसका नुकसान ये झेलना पड़ा कि जो काम आप उस कंप्यूटर में 10 मिनट में कर सकते हो हाई एंड पीसी में, वो आपका लो एंड पीसी में ये समझ लीजिए 10 गुना ज़्यादा, यानी कम से कम आधा से 1 घंटे का टाइम लेगा। मशक्क़त ज़्यादा हो गई आपकी। मशक्क़त ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी अपने पास में कमी थी चीज़ों की, तो जैसे तैसे हमने उसमें ये एडजस्ट किया। फिर पता चला कि ये वीडियो बनाते कैसे हैं, तो ये बनाते हैं आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर से। आफ्टर इफेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को सीखा। अच्छा। जो कि एक बहुत ही, ये समझ लीजिए, हाई लेवल सॉफ्टवेयर है। आप उसमें कूद पड़े उस सॉफ्टवेयर को। मैंने कहा कि भाई मुझे तो ये सीखना है। अब मेरी कंप्यूटर स्किल की वजह से मैंने वो सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, वो भले कितना ही हाई लेवल हो। तब आपको ये आइडिया नहीं था कि मैं जो ई मित्र की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ उन्हीं को कंटिन्यू रखता जाऊँ? वहाँ आप थोड़ा सा मिस गए। वो तो मैं कर ही रहा था। फिर ई मित्र का काम ऐसा भी नहीं था कि भाई आपके भीड़ पड़ रही है वहाँ पर, आपको फुर्सत ही नहीं मिली। हम तो फुर्सत में बैठे रहते थे। सही है। ठीक है, नॉर्मल काम। आपने सोचा कि भाई ये यहाँ पे सबका माइंड ऐसा ही होता है कि उस टाइम जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारे पैसा एकदम से फाड़ दे सारा कुछ। ये चीजें बहुत गलत होती है। तो बहुत पैशन रखना पड़ता है। मैंने सॉफ्टवेयर सीखा आफ्टर इफेक्ट, लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब सॉफ्टवेयर तो मैंने सीख लिया कि आप इस तरीके से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं जी, लेकिन अब आपको अपना खुद का वीडियो भी तो रिकॉर्ड करना था। भाई आप कूदोगे
तो वो भी तो आपको खुद का record वीडियो शूट करना पड़ेगा, फिर हाँ। उसको कंप्यूटर में डालना पड़ेगा वीएफएक्स में। तो अब आप मानोगे नहीं, मैं इतनी जगह पर भटका, मुझे ज़्यादा स्किल उस वक्त में तो ज़्यादा स्किल नहीं थी ना, तो वीडियो रिकॉर्ड करने की। मैंने जैसे तैसे करके अलग अलग लोकेशन पर जा करके, कहीं पर मेरे दोस्त का मकान बन रहा है वहाँ पर शांति है तो वहाँ पर चला गया, कहीं पर मैं इस खेतों में चला गया, कहीं किधर चला गया, जैसे तैसे करके एक शांत इलाके में जा करके मैंने कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए जिससे मैं VFX इफेक्ट डाल सकूँ। ओके। और आप मानोगे नहीं, ये जो VFX वाला जो चैनल था वो उसमें मैंने कितना स्ट्रगल किया वो मैं जानता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बनाने के लिए आपको एक अलग ही लेवल की चीज़ होने की ज़रूरत थी। बहुत टफ स्किल है। बहुत टफ स्किल थी VFX वाली, लेकिन फिर भी मैंने उसको जैसे तैसे करके पार किया। ओके। और एक्टिंग स्किल जो मेरे जीन्स में ही नहीं है, जो हमने कभी सीखी है ना करी है, वो भी करनी पड़ी कच्ची पक्की नहीं, जैसी। मैंने आपके कई वीडियोस वगैरह भी देखा, बिल्कुल आप नेचुरल और बिल्कुल एक सरल तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को ये तो अब आई है स्किल, वो उस वक्त में नहीं थी ना, जब शुरुआती दौर था तब मेरे पास में ये स्किल नहीं थी। तो एक्टिंग स्किल भी मेरे पास में नहीं थी, तो उस चैनल के लिए मुझे एक्टिंग स्किल भी करनी पड़ी। अच्छा, वहां से कुछ इनकम जनरेट हुई है आपकी? इनकम अभी उसकी तो आप सुनोगे तो दास्तान रो पड़ोगे आप। क्या बात है, बताओ। मैं फिर रुमाल साथ साथ मेरे हाँ, नहीं, को जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ पता चलेगा कि कुछ ये यहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलेगी। ये समझ लीजिए कि जितनी मेरे अंदर क्षमता है मेहनत करने की, वो मेहनत मैंने उस चैनल पर की। ओके। जैसे तैसे करके मैंने एक वीडियो बना लिया, जिसको बनाने में मुझे जगह जगह भटकना पड़ा, जगह जगह सीखना पड़ा, जगह जगह जाना पड़ा। तकरीबन 6 या 7 महीने का टाइम लग गया होगा एक वीडियो बनाने में, जो कि 10 मिनट का था। ओहो हो, बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको। वो मेहनत इसलिए लगी क्योंकि सीखा भी, गया सब भी, कुछ खुद रिकॉर्ड पे भी था ना, किया, सब कुछ आपके ऊपर ही किया। था। तो उसमें मैंने तकरीबन 7 या 8 अलग अलग VFX डाले। जैसे एक तो सुपरमैन जैसे लैंड करता है ज़मीन पर, ज़मीन फाट जाती है, एक वो VFX था। दूसरा मैं अपनी अंगली पे आग लगा रहा हूँ, वो अच्छा। VFX था। तीसरा फ्लैश, आपने सुना होगा, फ्लैश होता है जो फास्ट दौड़ता है, उसका वो VFX जैसे बना रहा हूँ। क्रिश पिक्चर में ऋतिक हाँ, रोशन इधर हाँ, वो इधर उधर तेज दौड़ते हैं भागते हैं, वैसा VFX था, वो भी मैंने बनाया। एक आपके घड़ी में से होलोग्राम निकल करके आ रहा है, वो VFX मैंने बनाया। तो इस तरीके का 8 या 10 VFX वीडियो मैंने बनाए और सक्सेसफुली बना लिए। मतलब जितना एक्यूरेट होना चाहिए था उतना एक्यूरेट मैंने करके उसको बना लिया। अब बारी थी उसको अपलोड करने की। अब मैंने क्या किया, वो 10 मिनट का एक वीडियो बन गया। उस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया। अपलोड करते ही उस पर तो हाथ स्ट्राइक आ गई। अल्लो। उस वीडियो पर हाथ स्ट्राइक आ गई, तो ये समझ लीजिए मैंने अपना सर पकड़ लिया। कि मेरी उस वीडियो से एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाखों व्यूज आएंगे, लाखों सब्सक्राइबर आएंगे, और हुआ जस्ट और हुआ ये कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया उस पर स्ट्राइक आ गई। स्ट्राइक क्यों आई? क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे म्यूजिक्स ऐड किए थे जो मेरे नहीं थे। अच्छा, वो कॉपीराइट के अंदर, वो कॉपीराइट में आ गए। फिर वही इनकम्प्लीट नॉलेज। ये गलतियां बहुत सारे अपने व्यूअर्स भी करते हैं ऐसी। तो कॉपीराइट म्यूजिक मैंने यूज कर लिया, जैसे VFX इफेक्ट में जो म्यूजिक देना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरे स्ट्राइक आ गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं बुरी तरीके से निराश हो गया। बुरी तरीके से ये समझ लीजिए निराश हो गया कि मैंने जिसके लिए 6-7 महीने मेहनत की, जिस पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लाखों व्यूज आ जाएंगे, वो वीडियो और ऐसे वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, बहुत सर खपाना पड़ता है। और वो वीडियो यूट्यूब ने चढ़ाते ही उसको स्ट्राइक दे दी, ब्लॉक कर दिया, अलविदा बोल दिया उसको। मेरा दिमाग खराब हो गया। और मतलब ये समझ लीजिए इस तरीके से दिमाग खराब हुआ कि मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया, उस चैनल को वहीं पे छोड़। ये तो वो बात होगी, खाए पे कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। उस चैनल को वहीं पर छोड़ दिया जी। और फिर ये समझ लीजिए 1-2 महीने के लिए मैं साइलेंट मोड पे चला गया। आप अपने आप को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आपको, तो ये समझ लीजिए ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं लाखों रुपए यूट्यूब से कमाऊंगा। जी। ऐसे ख्वाब कई लोगों के मन में होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से मुझे निराशा हाथ लगी और फिर मैं 1-2 महीने के लिए साइलेंट मोड पर चला गया। फिर नहीं, मुझे अब नहीं करना, छोड़ो यार। फिर वापस जैसे तैसे अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को हिम्मत दी और फिर से मैंने कहा नहीं यार, एक काम करते हैं। फिर जो चीज़ करनी चाहिए थी वो मैंने तब जा करके की, इतनी ठोकरें खा करके बाद। मैंने कहा पहले कुछ भी नहीं, कोई चैनल नहीं बनाएंगे, सबसे पहले सीखेंगे। ओके। सबसे पहले YouTube को सीखेंगे, ये YouTube है क्या, ये क्यों स्ट्राइक भेज देता है। सबसे पहले तो आपको स्ट्राइक का ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर 3-4 महीने मैंने YouTube को कंटिन्यूसली सीखा।
सीख के पता चल गया कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पता चली वो ये थी कि कंटेंट आप अगर खुद का यूज़ करोगे तो आपके पास में स्ट्राइक तो आनी ही नहीं है। ओके। आपको कंटेंट अपना खुद का यूज़ करना है। कंटेंट का मतलब ये हो गया कि भाई मैं ही उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ और मैं उसको फिर तो कॉपीराइट आने का है ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर मैंने ऐसा ही कंटेंट बनाना शुरू किया जिसमें कोई कॉपीराइट आने का सवाल ही नहीं हो। ओके। फिर मैंने ये चैनल शुरू किया जिसका नाम है हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। ओके। ये चैनल मैंने शुरू किया, इसमें भी स्ट्रगल था। ये मैंने शुरू कर दिया था, ये मान लीजिए जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में मैंने ये चैनल शुरू किया और इस पे वही मैं कंप्यूटर नॉलेज के जो वीडियो जो है वो डालता था, जिसमें मिक्स कंटेंट मैंने डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, वीडियो अपने ही होंगे लेकिन मिक्स कंटेंट, कंप्यूटर का नॉलेज भी डाल रहा हूँ, टेली का भी डाल रहा हूँ और गेमिंग के भी वीडियो डाल रहा हूँ। ये मैंने मिक्स कंटेंट डालना शुरू कर दिया, ये सोच करके कि जो इसमें से चल पड़ेगा अपन उसमें उसको पकड़ लेंगे, उसको ही पकड़ लेंगे ये सोच करके जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये समझ लीजिए 4-5 महीने वीडियो डालने के बाद में मिक्स कैटेगरी के कंप्यूटर का नॉलेज भी डाल रहा हूँ, टेली का भी डाल रहा हूँ, गेम का भी डाल रहा हूँ, सब डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। 6-7 महीने कंटिन्यूस वीडियो डालने के बाद में फिर ये समझ लीजिए अब मेरा दिमाग ये कहने लग गया था अपने बस की बात नहीं है, अब बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, अपना एक बस की बात नहीं है, इसके चक्कर में अपने दूसरे काम भी खराब हो जाएंगे। तो फिर फाइनली ऐसा टाइम आया कि मैंने ये समझ लीजिए कि मैं साइलेंट मोड पर चला गया। मैंने कहा अपने चैनल वीडियो चढ़ाए हुए हैं, ये चलेंगे तो चलेंगे वरना कोई बात नहीं, छोड़ो। मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। ओके। ये जो चैनल है इसकी बात, वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया। फिर मैं कभी कभी ऐसे ही चैनल को खोल करके देख लेता था कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, पता चला कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, एज इट इज है, वहीं पे पड़ा सब कुछ वहीं पे पड़ा है। फिर बाद में 15-20 दिन बाद में फिर देखा, फिर सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। फिर एक दिन ऐसा आया, शायद मुझे वो दिन भी याद है, दिसंबर 2018। ओके। दिसंबर 2018 महीने की बात है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल करके देखा, तो खोल करके देखा जो ग्राफ यहाँ पर था वो सीधा यहाँ पर आया हुआ है। क्या बात है, मतलब एक ही दिन में 1200 सब्सक्राइबर। क्या बात है, वहाँ पे एकदम जंप हुआ। तब तक आप वीडियो बनाना तो आपने छोड़ ही दिया? वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था और मैं ये मान के चल रहा था कि भाई अपने को अब इसको खत्म करना है यहीं पे, ये जो है इससे कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा वरना कोई बात नहीं। मेजर ऑफ द पब्लिक यही गलती करती है कि जैसे वो चैनल उनका ग्रो नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल हताश होकर वो बैठ जाते हैं कि अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और वापस वो उसी धरातल पे आ जाते हैं जहाँ पे पहले थे। हाँ, तो अब ये जो मेरा ये जो यूट्यूब की जर्नी है, इसमें मैं कहूँगा कि मेरा वैसे लक ही कह सकते हैं कि मेरा लक काम कर गया। हालांकि मैंने मेहनत की, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं की, तो लक मेरा काम कर गया। और जहाँ पर मैं चैनल को ख़त्म करने की बात कर रहा था, तो एक ही दिन में मेरे 1200 सब्सक्राइबर आए। तो उस दिन मैंने चैनल को खंगाला, मैंने कहा ये 1200 सब्सक्राइबर आए कहाँ से। तब मुझे पता चला कि ये 1200 सब्सक्राइबर आए। एक वीडियो मैंने डाला था, टेली ERP9 टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके। जब मैंने देखा कि इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए हैं एक ही दिन में और इस वीडियो से 1200 सब्सक्राइबर आ गए, तब मेरे दिमाग में आया कि जो मैं काम करता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, टेली सिखाता हूँ, फिर मैं वो क्यों तो मुझे वीडियो वही डालना चाहिए, मैं दूसरे वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये आपके माइंड में क्लिक कर गई बात की जिस पे इतने सारे व्यूज़ आए हैं, तो उसी को आगे पुश करना चाहिए, ना कि किसी और सब्जेक्ट को। तो आप देखोगे मेरा लक इस तरीके से काम किया कि जिस कैटेगरी का मैं काम कर रहा हूँ, यानी अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, वो वीडियो मेरा रन हुआ, उस पर मेरे व्यूज़ आए, उससे मेरे सब्सक्राइबर आए, तो मुझे पता चल गया कि मुझे टेली के ही वीडियो बनाना है। हाथ कंगन को आर्ट सीखे, पढ़े लिखे को फार्ट सीखे, वो वाली बात होगी कि जो काम अपन जानते हैं उसी के ऊपर अब तक फोकस नहीं किया, किसी को वीडियो बनाना मतलब ये है कि अगर मेरा शुरू दिन ये विजन क्लियर हो जाता, शुरू दिन जिस दिन मैं यूट्यूब पर आया कि यार मेरे पास में टेली का अच्छा खासा नॉलेज है, मैं काम कर रहा हूँ, उसी दिन मेरा विजन क्लियर हो जाता। और विजन ऐसा कि मैं ये सोचता कि यार अपने को पता चला है कि यूट्यूब पर आप अर्निंग कर सकते हो, तो मैं ये सोचता है काम करते हैं कि अपन टेली जानते हैं, टेली को यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। और प्लस ये एक तो कंटेंट सही सिलेक्शन हो जाता जी, दूसरा माइंड में ये रखता कि अपने अकाउंट से तो काम चल ही रहा है, अपने अर्निंग हो रही है, सफिशिएंट अर्निंग हो रही है, इससे कुछ हो जाएगी तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, नॉलेज तो बढ़ता ही है। तो ये दो चीजें अगर मैं शुरू में रखता जब पहला चैनल बनाया
और मैं इसी से रिलेटेड चैनल बनाता, इसी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता, और दिमाग में ये रखता कि भाई अपने अगर अर्निंग हो जाएगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो मतलब आपके मुझे चैनल इतनी जो मेहनत करनी पड़ी, जो ठोकरें खानी पड़ी, जो वो नहीं- स्ट्राइक आई, वो नहीं वो खानी नहीं पड़ती। आती, कभी भी नहीं आती। आपका चैनल बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर पाता उसी टाइम? उसी टाइम में ग्रो हो जाता, और उस टाइम में तो कॉम्पिटिटर भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे। तो ये यूट्यूब से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। ये मेरी यूट्यूब की जर्नी थी। तो मुझे पता चला कि भाई टेली ERP9 टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो है, वो वायरल हो गया, तो फिर मैंने टेली पर ही वीडियो बनाने शुरू कर दिए। और बाकी के जो भी ब्रिक्स वीडियो मैंने चढ़ाए हुए थे, जैसे गेमिंग के चढ़ाए हुए थे, वो धीरे धीरे मैंने डिलीट करना शुरू कर दिया, हटा दिए। और यहाँ पर एक चीज़ और थी जो मेरे फेवर में हो गई, वो ये था कि मैंने, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं मिक्स कंटेंट चला रहा था। जैसे मैंने गेमिंग के भी वीडियो डाले। अगर गेमिंग वाला वीडियो वायरल हो जाता तो मुझे ये समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी गेम खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल गेम खेलने पड़ते और मुझे अपनी, और जबकि आपने कोर्स कर रखा था टेली का, और कहाँ आप गेम के अंदर मतलब मैं खुद ही अपनी लाइन से करते हैं। पलट जाता है। हाँ, पूरा ही बिल्कुल। क्या। तो उसके बाद में मैंने टेली पर ही वीडियो जो है चढ़ाने शुरू कर दिए, और उसी पर मैंने फोकस किया, और फिर वो चैनल जो है मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ तक मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है वो कुछ इस तरीके की रही है। काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। ये बात वही है कि लोग सामने से देखते हैं कि कितना सजा हुआ, आप बिल्कुल सही कह कितना रहे हैं। सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति है, लेकिन पीछे से उसका स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि उसने पीठ पे कितने खंजर खाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितना पसीना ये बहाया। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कोई 3 घंटे की मूवी अपन सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है देखने में। उस मूवी को बनाने में कितने महीने लगे हैं, कितना संघर्ष लगा है, कितने लोगों की टीम लगी है, वो काबिल तारीफ की बात होती है। वैसे इनका जो संघर्ष है, इन्होंने कितनी मेहनत की है। आज ये खुद यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। ये अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये आप ही का ऑफिस है, और यहाँ पर ही सारा इनका सेटअप कर रखा है। आप देख लीजिए पीछे बढ़ाइए। खुद ही ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही इसको मिक्सिंग करते हैं, खुद ही एडिटिंग करते हैं। उसके अंदर कोई पॉलिशिंग करनी है, वो सारा काम ये खुद ही करते हैं और खुद ही अपलोड करते हैं। जीरो से लेके एंड तक का जो सारा काम है ये अपने पर खुद के ऊपर करते हैं। इतना संघर्ष करने के बाद अगर कुछ अचीवमेंट होता है तो वो अचीवमेंट उस इतना करने के बाद में मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पे छोटा सा डिजर्व करते हैं, इतना डिजर्व करते हैं। बिल्कुल आप डिजर्व करते हैं। अगर आप इतनी मेहनत भी करोगे तो आप डिजर्व करते हैं, आप भी करोगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से जब मैं 10 साल पहले का खुद को देखता हूं जी, तो डेफिनेटली मुझे कंप्यूटर का शौक था, लेकिन मेरे पास में उस वक्त कंप्यूटर का लिमिटेड नॉलेज था, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी। लेकिन आज जब मैं 10 साल के बाद में वापस खुद को देखता हूं तो आज मैंने कंप्यूटर में ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी है जिसको लोग सीख नहीं पाते हैं ईजिली। जैसे फ़ोटो एडिटिंग मैंने खुद ने सीखी, वीडियो एडिटिंग मैंने खुद ने सीखी है, ठीक है, अकाउंटिंग मैंने सीखी है, वेबसाइट बनाना मैंने खुद ने सीखी है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मैंने लिया है यूट्यूब के जरिए। SEO वगैरह होता है, सब कुछ मैंने सीखा है। तो अफजल जी, अभी आपके पास प्रॉपर चैनल कितने हैं? देखिए, वैसे तो चैनल मेरा मेन चैनल जो है वो मेरा ये एक ही है चैनल, टेली ERP करके, हैप्पी लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, सॉरी, हैप्पी लर्निंग। ये हैप्पी लर्निंग जो चैनल है मेरा, यही मेन चैनल है जी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने हालांकि एक चैनल और बनाया हुआ है, हैप्पी लर्निंग XLS, जिसमें मैं एक्सेल सिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अकाउंट्स का भी काम करता हूँ, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा अकाउंटिंग में भी। और फिर उसके बाद में, जैसा कि मैंने कहा कि सारा चैनल मैनेजमेंट का काम मैं अकेला ही करता हूँ, थंबनेल में बनाता हूँ, वीडियो एडिटिंग में करता हूँ, तो थोड़ा समय कम निकल पाता है कि दूसरा चैनल भी बनाया जाए या कुछ और भी अपलोड किया जाए। बट हाँ, धीरे धीरे अब मैंने ऐसा किया, मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया कि जो मेरा अकाउंटिंग का काम है कुछ हद तक मैंने अपने छोटे भाइयों को देना शुरू कर दिया है। ओके। तो वो मेरे भाई अकाउंटिंग का काम संभालते हैं। और फिर धीरे धीरे जो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है, मेरी इच्छा है कि इसमें मैं और भी जो अपने व्यूअर्स हैं उनको टेली के अलावा जो भी मैं जानता हूँ, जो मैं सीख पाया हूँ, वो शेयर करूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सिखाने की स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूँ कोई भी टॉपिक को। बिल्कुल सही है, जीरो लेवल से उठाता हूँ ताकि एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी उसको आसानी से सीख सकता है। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक्सेल भी सिखाऊँ, टेली भी सिखाऊँ, दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बिजी, वो भी सिखाऊँ, यूट्यूब के बारे में भी सिखाऊँ कि यूट्यूब पर अगर आपको ग्रो करना है तो किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, ये भी सिखाऊँ। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जैसे आपके इतने वीडियोस वगैरह चढ़ते हैं तो कभी कोई ऐसा होगा कि कोई विशेष तरह का कोई कमेंट्स आया हो किसी ऑडियंस में से या किसी स्टूडेंट में से जो आपको क्लिक कर गया हो, या आपको लगा कि यार ये उन्होंने क्या लिख दिया, ऐसा कुछ हुआ हो? कोई ऐसा क्वेश्चन जनरेट हुआ? ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे कमेंट्स की मेरे चैनल पर कमी नहीं है कि जो मेरे सीधा दिल पर लगते हैं। मतलब दिल पर ऐसे नहीं कि किसी ने गाली निकाल दी हो, नहीं। जी।
दिल पर लगने की बात ये कि वो ये कहते हैं, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर जो कि 11 घंटे का एक पूरा कंप्लीट टेली कोर्स का वीडियो है। क्या बात है। और उस कोर्स में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ऐसा कोर्स आप कहीं पर भी नहीं ला सकते, कोई कहीं पर भी नहीं देख सकते ऐसा कोर्स। बहुत इस कोर्स पे मैं दावा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने टेली सीखा था अपने इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पर मुझे एक कमी ये महसूस हुई कि टेली सीखना आसान बात नहीं है, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जी। तो उससे क्या एक बंदा जो ऑर्डिनरी माइंड का होगा तो वो थोड़ा सा घबरा जाएगा। तो मुझे ये कमी लगी कि इस चीज़ को आसान भाषा में, जो चीज़ें पहले आनी चाहिए उसको पहले सिखाओ, जो चीज़ें बाद में होनी चाहिए वो बाद में सिखाओ। प्रॉपर इसको वे के अंदर हाँ। सिखाना तो चाहिए। जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स होते हैं, जो नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है, उसको पहले सिखा दिया जाता है। ओके। और वो होते हैं कंप्लीटली कंफ्यूज करने वाले। तो बंदा वहीं पर ये सोच लेता है कि भाई अपने बस की बात नहीं हाँ, है। उनको थोड़ा हार्ड लगता है वो कोर्स करना। तो उसको मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैंने शिफ्ट कर दिया पीछे। ओके, आपने जो इजी पार्ट था उसको आपने आगे मैंने बिल्कुल स्क्रैप्स हैं जो मुझे लगा कि यार ये जो टेली सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से सिखाना चाहिए जी। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैप से, जीरो से, यानी इस तरीके से शुरू किया कि व्हाट इज टेली, टेली है क्या, इसको एक चैप्टर बना दिया। यानी आप अगर इसको सीख रहे हो तो आपको बताना चाहिए टेली सॉफ्टवेयर है क्या। जी। इनके कहने का मतलब है कि अगर आपको बिल्कुल भी टेली का नॉलेज नहीं है कि टेली क्या होती है, अकाउंट क्या होता है, और आप किसी नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर अकाउंट का कोई अता पत्ती आसपास में नहीं है, तो फिर भी आप इनका कोर्स ज्वाइन करके इनके सब्सक्राइब आप करके चैनल को, और आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि पूरा कोर्स उस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट के भी हैं, लेकिन आपके 2 या 3 चीज़ें मैं रिक्वायरमेंट्स मांगता हूँ कि एक आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है वो तो। ठीक है। दूसरा इंग्लिश ऐसा नहीं कि आपके एकदम स्पीकिंग इंग्लिश का आप धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हो, ऐसा नहीं। Basic मतलब knowledge मैं होना आपको चाहिए। कहूँ कि आप एक काम कीजिए, एडवर्टाइजमेंट का एक लेजर बनाओ, तो अब आप सोच रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग क्या है, कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट का एक लेजर बनाना आ जाए। जी। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। अब मैं आपको कहूँ कि एक काम करो, एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाओ, तो आप उसमें कीबोर्ड में देख रहे हो ये ए, ये डी, ये बी, तो ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर है कि आपको एक थोड़ा सा नॉलेज कंप्यूटर का, दूसरा थोड़ा सा नॉलेज इंग्लिश का, और तीसरा थोड़ा सा नॉलेज टाइपिंग का, 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, और चाहे आप आर्ट्स स्टूडेंट के हैं, चाहे किसी भी स्टूडेंट के, चाहे आप 10वीं 12वीं स्टूडेंट हो, आप इजी वे में कोर्स कर सकते ये मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मेरा वो 11 घंटे वीडियो देखने के बाद में आप टेली को कम्प्लीटली समझ जाओगे। ओके। तो ये 11 घंटे का वीडियो अपलोड किया जिसमें मेरे 3.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं टोटल, और काफ़ी उसमें, क्या बात है, शानदार। हाँ, बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, ठीक है। अब आपने बात की थी ऐसी कोई कमेंट, तो कमेंट मेरे ये समझ लीजिए ऐसे कोई कमेंट्स की कमी नहीं है जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर नौकरी लग गया, आपकी वजह से मैं आज 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, आपकी वजह से मैंने ये कर लिया, आपकी वजह से मैंने ये कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बहुत सारी कमेंट्स आती हैं जो दुआएं देते हैं, बहुत सारी कमेंट्स आती हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे आपने कोई वीडियो चढ़ाया होगा, उसके अंदर आपने पूरे समझाने की कोशिश की है, उसके बावजूद कई बार पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो उन्होंने वापस रिपीट पूछा होगा कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ कोई वाक्यांश कभी ऐसा हुआ? देखो ऐसा होता है, ऐसा तो हर वीडियो में ही होता है, क्योंकि 100% समझ में कभी भी किसी के नहीं आता है। अगर सब कुछ 100% समझने लग गए तो फिर तो कहना ही क्या, सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे, सारे अकाउंटेंट बन जाएंगे जी। क्या सक्सेस रेट भी इतनी नहीं होती है कि 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस रेट नहीं होती। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन जब शुरू में मेरा चैनल था, जब ऑडियंस कम होती है तो रिस्पॉन्स देना इजी होता है, तो रिस्पॉन्स भी दिया है, मेल पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं, जिनको पॉसिबल होता है रिस्पॉन्स करने का, समझाने का, उनको हम मैसेज कर देते हैं या रिप्लाई कर देते हैं मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। तो समझ में आपको आए 100% ये भी कंपलसरी नहीं है, नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि समझने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। हो सकता है उसको आपकी समझने का तरीका उस टाइम पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया होगा। हाँ, ये नहीं, ये आप ये चीज़ ऑब्जर्व ऐसे ही कर सकते हो कि भाई अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में 20 स्टूडेंट सीखने के लिए आ रहे हैं तो वो 20 के 20 अकाउंटेंट कभी भी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे 20 के 20 अकाउंटेंट। तो निकलेगा वही जिसके अंदर खुद के अंदर क्वालिटी है, जो सब समझ सकते हैं। अभी आपके पास सब्सक्राइबर की संख्या लगभग कितनी? 7,45,000 मेरा भी करंट में सब्सक्राइबर हैं। क्या बात है, शानदार। 7,45,000 सब्सक्राइबर हैं, और
कभी किसी सब्सक्राइबर से रूबरू मिलने का मौका मिला आपको कि ये मेरा सब्सक्राइबर है और उसको लगा और यार ये तो अफजल सर है जिनका मैं कोर्स करता हूँ? अभी 3-4 दिन पहले की बात है जी। आपने ये पूछा है, मैं रिसेंट बताऊंगा। 3-4 दिन पहले की बात है। अच्छा। एक अंकल जी है जो नोखा से ओके। नोखा से आए हुए थे यहाँ पर नागौर में, कोई खरीदारी करने के लिए आए थे। जी जी। अंकल जी हैं, उनका नाम मैंने नहीं पूछा। तो उनको बाहर जाना था जी। और बाहर जाना था अकाउंट्स के काम करने के लिए, तो उनका बीच में 3-4 साल का गैप आ गया था। तब टेली ERP9 सॉफ्टवेयर चल रहा था। ओके। और अभी अपग्रेड हो चुका है, ये हो गया टेली प्राइम में। तो उनके दिमाग में डाउट्स थे कि यार ये टेली प्राइम अलग है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके दिमाग में डाउट्स थे। तो उन्होंने क्या, ये मेरा जो ऑफिस है यहाँ पर, इन्होंने कहीं पीछे लगा हुआ बोर्ड देख लिया कि भाई ये teleclass.com है, मतलब यहाँ पर टेली सिखाते होंगे। जी। तो वो सीधा यहाँ मेरे ऑफिस में पहुँच गए। ओके। ऑफिस में पहुँच गए तो वो अंदर आए। मेरा जनरली मेरा गेट जो है ऑफिस का वो बंद रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। बिल्कुल सही है। और मेरे कान में लगे हुए थे ईयरफोन। तो वो अंदर आए, पहले तो उन्होंने गेट खटखटाया, मेरे को सुनाई नहीं दिया। फिर थोड़ा सा तेज उन्होंने गेट खटखटाया, तब पता चला कि भाई कोई गेट पर है। ओके। तो मैं गया, उठ करके देखा तो अंकल जी खड़े थे। अंकल जी ने मेरे को बोला कि यार मैं कब से गेट खटखटा रहा हूँ, आपने गेट ही नहीं ओपन किया। मैंने कहा सॉरी, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, मेरे थोड़े कान में स्पीकर लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या? मैंने कहा अफजल हुसैन नाम है। अफजल जी आप हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। अरे यार मैं आपके यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ। अच्छा, क्या बात है, शानदार। कि आप वो, मेरे चलो मिलने का मौका मिल गया आपसे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये जो खुशी मिलती है ना, ये खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है अपने आप में कि अपना तो अंकल जी वो ऑलमोस्ट नहीं करते, 60 से 65 साल के होंगे। और ऐसा एज फैक्टर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, कई लोग ऐसे हैं जो 60-65 साल के हैं, वो अकाउंटिंग सीखते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने आकर के मुझे बताया कि भाई मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। कभी किसी सब्सक्राइबर का कोई आपके पास कॉल वगैरह आया हो? कॉल तो आते हैं, आते रहते हैं, बात करते हैं। देखो जो सब्सक्राइबर डाई हार्ड होता है ना, डाई हार्ड सब्सक्राइबर, वो पता नहीं कहाँ से आपके कॉन्टेक्ट नंबर कमा लेता है। सही बात है, वो आप तक पहुँच जाते हैं। पहुँच जाता है। तो फोन तो मेरे पास में काफ़ी आए हैं और काफ़ी लोगों के आए हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बात भी की है। जितना कम हो सके उतना कम एटीट्यूड शो किया है। हाँ, अगर बात में थोड़ी लंबी हो जाती है तब कहना पड़ता है कि थोड़ा, ये तो खैर करना ही पड़ता है। तो ये थी मेरी जर्नी। होप के बहुत ही अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी सुन के, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कि सबसे बड़ा जो इनका लेसन था, जो इनकी पूरी स्टोरी में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर आना चाहते हैं तो आपका विज़न पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के साथ में यूट्यूब के अंदर उतरना है। अगर आप भटक जाए तो किसी और का वीडियो देख के कि कोई शूट कर रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी शूट कर रहा है, आप उसके अंदर चले गए। कभी आप कोई स्टडी के अंदर चले गए, कभी आप कॉमेडी के अंदर चले गए, कभी आप सिंगिंग के अंदर चले गए, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे, वापस घूम फिर के आपको वहीं पे आना पड़ेगा। ये इनसे सबसे अच्छा लेसन मिला। इन्होंने जो गलतियाँ की उनसे अपन को ये लेसन लेना है कि डिफरेंट फील्ड के अंदर नहीं जाना। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं और मान लीजिए आप इनका कोर्स करके आना चाह रहे हैं, एज ए ट्रेनर के रूप में आप आना चाहते हैं, तो भी मेरी तो आपसे यही एडवाइस होगी कि आप उस टेली को ही पकड़ के रखिएगा और उससे संबंधित जो वैरायटी है आप उस कंटेंट को इसके अंदर डालिए और आप ग्रोथ करते जाइए। क्यों सर? मैं बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको भी गाइड करूंगा कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको भी कर दूंगा। और आपकी जो ऑडियंस, ऑब्वियसली मैं तो आपसे गाइड होने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो आपकी ऑडियंस देख रही है उनको भी गाइड कर दूंगा कि यूट्यूब चैनल पर आपको ग्रो कैसे करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक ऐसा पिक कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ कर पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक अगर आपने उठा लिया जो आप नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले उसमें एक्स्ट्रा मेहनत आपको उस टॉपिक में देनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा मेहनत आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्सपर्ट था टेली में, लेकिन मैंने VFX को उठा लिया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ी। वही मेहनत मैं अगर इसी में पहले ही कर लेता तो मेरा चैनल और ज़्यादा काफ़ी अच्छा ग्रो करता। तो टॉपिक सिलेक्शन, ऐसा टॉपिक लीजिए जिसको आप लगता है कि जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसको आप कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे, ताकि आपको उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि आप वीडियो चढ़ाना, एक फ्लो में वीडियो चढ़ाइए। जी। फ्लो का मतलब ये हो गया कि आपने ये दिमाग में माइंड सोच लिया कि अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है तो आप रोज़ एक वीडियो चढ़ाइए। या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे वीडियो में बनाने में टाइम लगता है, तो आप कंसिस्टेंसी ये रखिए कि एवरी संडे, हर संडे को मैं एक वीडियो चढ़ाऊँगा।
या फिर मतलब हफ्ते में 2 बार वीडियो, एक डेट एंड टाइम फिक्स कर लीजिए। आपके कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई 1 महीने में 3 वीडियो शूट कर रहा है, तो उसको कंसिस्टेंसी ये रखनी चाहिए कि हर 10 दिन से उसको वीडियो चढ़ाना चाहिए। हाँ, तो उसको 1 महीने में 3 वीडियो तो चढ़ाने ही है। चढ़ाने ही है। हाँ, तो ये कंसिस्टेंसी है, इसको ब्रेक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक वीडियो चढ़ा दिया फिर आप 20-25 दिन के बाद में वीडियो ही नहीं चढ़ा रहे हो, तो फिर उस YouTube उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता। ये YouTube का एल्गोरिदम होता है जो YouTube सब ऑब्जर्व करता है कि ये जो बंदा है कितना एक्टिव है, जी, टाइम टू टाइम वीडियो ला रहा है या नहीं ला रहा है। जी, ठीक है, तो YouTube का एल्गोरिदम होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक को पकड़े रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए, और हमेशा दिमाग में ये रखिए कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो ठीक है, इससे अगर कुछ होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं अपनी जर्नी ऐसे ही रखूंगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और चढ़ाता रहूंगा। बिल्कुल सही। ताकि लोगों को नॉलेज मिलता रहे। आप दिमाग में पैसों का लालच कभी भी मत रखिए कि मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। कभी भी लालच मत रखिए कि मेरे लाखों सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लाखों व्यूज आ जाएंगे। आप दिमाग में ये सोचिए मेरे पहले 100 लोग देख रहे हैं तो मेरे पास में ये सफिशिएंट। अक्सर सबसे बड़ी गलती आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम किसी के भी जो उसका जो चरम लेवल है ना, हमेशा हम उसको कंपेयर करते हैं कि भाई आज ये तक हमारे वो कर रहे हैं, इसका 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 20 मिलियन, और तो उसका भी आप चैनल अगर ओपन करके देखोगे तो जब उसका पहला वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में क्वालिटी नहीं है, उस कुछ वीडियो भी में व्यूज नहीं है। और वहाँ उसने यात्रा शुरू की थी अपनी। बिल्कुल कहाँ पे यात्रा शुरू की थी। कोई बड़े बड़े सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो अपने वीडियो में रोए हुए हैं, जो सब्सक्राइबर की भीख मांग रहे हैं, सब्सक्राइबर को रो रो करके कह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कई बड़े बड़े सब्सक्राइबर यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं। बिल्कुल सही है। और ऑलमोस्ट सभी ने शुरू जो एक कहते हैं ना जीरो लेवल से शुरुआत की है, वही बात है। तो ये है मेरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यूट्यूब हमेशा एक काम पर फोकस रखिए और दूसरे काम को तब तक मत छोड़िए जबकि आप जिस काम को करना चाह रहे हैं वो आपका ग्रो नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरे काम को मत छोड़िए। और साथ में एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया है, लेकिन साथ में अगर आप फाइनेंशियली अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, यूट्यूब आपको बिगिनिंग में फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो आपको उसके लिए आपको अल्टरनेटिव तो हमेशा ही रखना पड़ेगा कि भाई आप फाइनेंशियली आप कहीं से कमा रहे हो और यूट्यूब पर एज ए आप ये समझ लीजिए कि इन फ्यूचर में कभी ग्रो करोगे, ये सोच करके ही आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। डेडिकेशन आपको पूरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपना सारा काम हम छोड़ छुड़ा कर आप इसमें आके बैठ के फिर आप हताश हो जाओगे, क्योंकि इसमें सारा काम छोड़ करके इधर उधर से पैसे लेकर के आपने अच्छा माइक मंगवा लिया, अच्छा कंप्यूटर ले लिया, अच्छी लाइटिंग ले ली, मतलब पैसे, मतलब जैसे जैसे आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने ये भी चीज़ अफजल जी नोटिस की है, जैसे कई लोग जैसे यूट्यूब पे नया नया चैनल बनाते हैं, उनका मेनली फोकस क्या होता है जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर कि मैं इतने पैसे खर्च कर दूं, ये लेके आ जाऊं, वो लेके आ जाऊं, वो भी गलत है। जबकि मेन कंटेंट के अंदर आपका दम होना चाहिए। अगर आपके पास में, हाँ ये है कि अगर आपके पास में पैसे हैं जी, अगर आपके पास के माता पिता के पास में पैसे हैं जी, आपके पास में पैसे हैं, आपको खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कैमरा लाइए, लाइटिंग लगाइए, कंप्यूटर लेकर के आइए। लेकिन अगर आप बैकवर्ड फैमिली से आते हैं, आपके पास में पैसों की कमी है, तो मोबाइल से ही शुरू कर दीजिए। हल्का फुल्का माइक जो 900-1000 रुपये तक का आ जाता है उससे शुरू कर दीजिए। और आज तो AI टूल्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपकी वॉइस को इम्प्रूव कर देते हैं, जो आपके वीडियो को बैकग्राउंड की क्वालिटी को बढ़िया कर देते हैं। तो आप AI टूल्स का मदद सहारा लीजिए। अच्छा, आपने AI की बात चले तो मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके जिस कोर्सेज जो आप अभी करवा रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, तो अगर इसमें आपको लगता है फ्यूचर में AI या ChatGPT इसका कहीं ना कहीं कोई रोल होगा? या फ्यूचर में AI ही है जो कुछ भी है। ओके। जहाँ तक अभी तक AI को आए हुए अभी तक ज़्यादा 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन जो लोगों की संख्या इसको यूज़ करने के लिए बढ़ गई है, जिस तरीके से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग इसको यूज़ करके पैसा भी कमाना शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से फ्यूचर में AI की तो डिमांड रहेगी ही। तो कहीं ना कहीं आप भी इसको अपने कोर्स के अंदर शामिल करेंगे? कोशिश करेंगे। लगता तो मुझे ऐसा। हाँ बिल्कुल करेंगे, और AI को भी सिखाएंगे AI होता क्या है, किस तरीके से ChatGPT वगैरह ये सब कुछ क्या है। बिल्कुल। इस मतलब ChatGPT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने रोजमर्रा के काम जो आपको करने में 1 घंटा लगता है, वो आप 10 मिनट में भी नहीं, 10 मिनट से भी कम समय में कर सकते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल मुझे एक मेल टाइप करनी है जी, ऐसे बात चलिए तो बता देता हूँ। मुझे अगर मेल टाइप करनी है कि भाई एक काम करो, मुझे इसको ये मेल भेजनी है, ये टॉपिक है जी, तो AI आपको पूरी मेल लिख करके दे देगा, जिसको मेल को टाइप करने में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो आपको सेकंडों में जनरेट करके दे देगा, सेकंडों में दे देगा। ओके ओके। तो दर्शकों, बहुत ही खुशी हुई आज अफजल जी के साथ में वार्तालाप करके और इनकी पूरी जर्नी जान के।
काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी ये कंटेंट लेकर के आएंगे जिसमें मोटिवेशनल जर्नीस जो है लोगों की शुरू करेंगे। मेरे ही तरह और भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उनके टच में जा करके उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से, यानी आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उसका पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। गाइडेंस में मिलेगा। दूसरा मेरा एक इंटेंशन ये भी है कि आसपास के क्षेत्र में से खूब सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनको रिवील करें और उनकी सारी जो जर्नी है वो शेयर करें, ताकि हम लोग सीख पाएँ। क्योंकि जैसा कि आपने मेरी भी पूरी लाइफ स्टोरी सुनी है आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि मेरी लाइफ स्टोरी जो है वो मैं किसी के साथ में शेयर करूं और लोग उसको सुन कर के इंस्पायर हों। और डेफिनेटली अगर आप सुनेंगे तो कहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए हैं जिससे मैंने कहीं ना कहीं सीख लिए, और आप बगैर ठोकर खाए पहले ही सीख ले सकते हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विकास जी।